ओके, सो आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एस थ्री। एस थ्री जो है वो है सिंपल स्टोरेज सर्विस, फुल फॉर्म सिंपल स्टोरेज सर्विस। एस थ्री सेकेंड सर्विस थी जो एडब्ल्यूएस ने 2006 में लॉन्च की थी। ओके, एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। आवाज चला गया समहाउ मेरे लिए। क्या बात कर मुझे आ रहा है मुझे रवि। भी आ रहा है हाँ रवि। अरे अच्छा। डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन कर लो रवि। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ गया अभी आ गया, सॉरी ओके, मेरा इस ग्लिच हो गया। हाँ, गो अहेड गो अहेड। कोई नहीं कोई नहीं। सो एस थ्री जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड सर्विस ऑफ एडब्ल्यूएस है। ओके, एंड जो भी एप्लीकेशन या सर्विसेज आप यूज करोगे, कहीं ना कहीं एस थ्री उसका एक यानी एडिशनल एंड पॉइंट या सर्विस रहेगा ही। तो इसलिए एस थ्री से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। अभी ये जो पेज आप देख रहे हो, ये पेज है अपना एसएसओ लॉगिन का, जो हमने लास्ट टाइम सेट किया था। अभी इसमें मैंने मेरे पावर यूजर एक्सेस दे दिया है, मेरे पर्सनल आईडी को पेटसार्ट, क्योंकि हम लोग एज यूजुअल रूट आईडी यूज नहीं करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, बेस्ट प्रैक्टिसेस के चलते। ओके, तो सबने ये सेटअप कर लेना है, एंड देन हम इसमें लॉग इन करते हैं। ओके, सो अब जब लॉग इन करते हैं हम इसमें, तो कुछ कुछ चीजें रह गई थी लास्ट टाइम। ओके, सो ये अभी आप देखोगे, पावर यूजर एक्सेस है, पेटसार्ट लॉग इन है, ठीक है, ये ऑल सेट है। लास्ट टाइम हमने किया था, ये रीजन नॉर्थ वर्जीनिया सेट कर दिया है। ओके, अभी यहाँ पे ये सेटिंग्स है, तो ये ब्राउजर की सेटिंग्स है, आपको जो भी सेट करना है, डार्क मोड, लाइट मोड, ये इंफॉर्मेशन है। आपको विकी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग कहीं पे भी जाना है तो ये क्विक लिंक है, ठीक है। एंड देन ये नोटिफिकेशन, बहुत सारे सर्विसेज आपके जैसे अगर आपने डेटाबेसेस खरीदे हैं एडब्ल्यूएस सर्विसेज के थ्रू, तो उनके अपग्रेड रिलेटेड नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिखते हैं कि अपग्रेड कर दो, नया वर्जन अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कुछ सर्विसेज का एंड ऑफ सपोर्ट या एंड ऑफ लाइफ साइकिल आता है तो यहाँ पे दिखते हो। एंड ये जो चीज है ये क्लाउड शेल है, ठीक है, तो जो अपने को इंटरफेस देता है क्लाउड टर्मिनल टाइप। ओके, इसका कॉस्ट नहीं है। इस ये आप यूज कर सकते हो, लेकिन मत करना, क्योंकि अगर इसमें कुछ फ्री टीयर में आता है, लेकिन आप यहाँ पे एडब्ल्यूएस की सर्विसेज चला सकते हो। Okay? ये इनबिल्ट है, इसमें एडब्ल्यूएस के रिलेटेड सब क्रेडेंशियल्स भी अवेलेबल है, क्योंकि आपने पेटसार्ट के थ्रू किया है, तो सब कुछ अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये करो मत यूज। ओके, ये जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कि यहाँ से भी कर सकते हो। आपको कुछ भी डिप्लॉयमेंट या एडब्ल्यूएस रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, तो इसको अपन डिलीट कर देंगे। okay? इसका वैसे चार्ज नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है अपने। सो ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड, ये एडब्ल्यूएस होम पेज पे जाने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे आपको ये पेज पे हमेशा लेकर आएगा, ठीक है। और ये जो है, ये सिर्फ माय एप्लीकेशन और ऑल सर्विसेज। सो ये यहाँ से भी जा सकते हो ऑल सर्विसेज, ओके, और यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। अभी ऑल सर्विसेज पे क्लिक करते हो तो एडब्ल्यूएस में इतनी सारी सर्विसेज है, ओके, बहुत सारी है, ऑलमोस्ट 100+ सर्विसेज है। तो सबको सब सर्विस नहीं आ सकती, ठीक है, इवन एडब्ल्यूएस वालों को भी नहीं आएगी, बहुत कम लोगों को सारी सर्विसेज के बारे में नॉलेज है। एंड ये सर्विसेज ओवरनाइट नहीं बनी, ये धीरे धीरे ऐड करते गए और इवेंचुअली और फ्यूचर में ऐड करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इन सर्विसेज में? हेडिंग। ओके, सो कंप्यूट रिलेटेड कुछ भी सर्विसेज आपको देखनी है तो आप ये सब सर्विसेज है कंप्यूट रिलेटेड। ओके, वैसे ही कंटेनर रिलेटेड, कंटेनर यानी डॉकर, इमेजेस एक्सेट्रा, सो ये सब सर्विसेज है। स्टोरेज, स्टोरेज यानी आपको डेटा स्टोर करना है, जैसे क्लाउड, गूगल क्लाउड का ड्राइव है, फोटोज है एक्सेट्रा, राइट, वैसे ही टाइप का एडब्ल्यूएस में स्टोरेज दिया हुआ है। अलग अलग टाइप के स्टोरेज, ये हम देखेंगे क्या क्या है। वैसे ही डेटाबेसेस, आपको कैशे बनाना है, नेपट्यून जो कि ग्राफ रिलेटेड डेटाबेस है, डॉक्यूमेंट डीबी, डायनामो डीबी जो कि नो सीक्वल है, सो ये सारे डेटाबेसेस है इसमें। सो ये सब यूजफुल सर्विसेज है। ओके, तो आप हायर लेवल ऑपरेशन के हिसाब से अपनी सर्विस फाइंड आउट कर सकते हो और वो यूज कर सकते हो। ओके, तो ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं ये गो थ्रू कर रहा हूँ। नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, जो हम इवेंचुअली कवर करेंगे, क्योंकि पहले पहले ही ये बहुत ओवरवेलमिंग है। वीपीसी एंड सबनेट एंड राउट 53, ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो कवर करने के पहले अपन ये जो बेसिक इजी सर्विसेज है वो देख लेंगे, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बने अपना। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है।
डेवलपर टूल्स कुछ नहीं है, आपके डेवलपमेंट रिलेटेड साइकिल को एनहांस करने के लिए ये सारी सर्विसेज दी गई है। कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, ये नथिंग बट गिटहब जो अपन कर रहे हैं वैसे ही टाइप की सर्विसेज है। ओके, कोड कमिट, तो इंस्टेड ऑफ गिटहब आप यहाँ पे कोड कमिट एक्सेट्रा। ओके, सो बहुत सारी सर्विसेज है अपने कोर्स से रिलेटेड, बहुत ही कम यूजफुल सर्विसेज जो हम गो थ्रू करेंगे। कंप्यूट, कंटेनर, स्टोरेज, डेटाबेस एंड नेटवर्क एंड कंटेंट डिलीवरी, और एनालिटिक्स की कुछ कुछ जैसे अथीना हो गई, ग्लू हो गया, ईएमआर हो गया एक्सेट्रा। ओके, सो ये सब करेंगे अपन, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन जाते हैं स्टोरेज पे, ठीक है, S3। और सार्थक हाँ। इससे को जाने ले और मतलब मुझे जो क्वेश्चन है, हम्म। तू ऑलरेडी तो लॉगिन पे डायरेक्टली आ गया था, हाँ, बट वहां पे रूट यूजर क्यों, मतलब मुझे वो पूछना है वो कि अकाउंट का नेम है ना, अच्छा ये अकाउंट का अकाउंट। नाम तूने AWS रूट दिया, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, नहीं मेरे ये को याद है कल अकाउंट। तूने यूजर दिया था कुछ, इसलिए हाँ, ये मेरा सार्थक ही यूजर है, हाँ ओके लेकिन मैंने सार्थक, ये अकाउंट इससे हाँ ओन्ड है ऐसा बता रहा हूँ। हाँ, यस। तो मेन अकाउंट भी AWS रूट से होना है, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ हाँ हाँ हाँ, वो ये नेम चेंज कर सकते हो, ये एलियास ही है सिर्फ। ओके ओके, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये बता रहा है ये अकाउंट इस आईडी से हाँ। ओन्ड है। ओके, मतलब अभी अगर तू मेन से जाएगा तो तेरे को दो आईडी, दो दिखेंगे, दो अकाउंट नंबर दिखेंगे जो ये, राइट? नहीं, एक ही अकाउंट ना, क्योंकि मैंने यही अकाउंट तो ऑर्ग में डाला है, एक तो मेन अकाउंट है यही तेरा, मेन अकाउंट है, यही अच्छा मेन। मेन अकाउंट में जो यूजर बनाया वो पावर यूजर, हाँ, अच्छा ये वो, परमिशन सेट है उस यूजर का। मैंने पावर यूजर एक्सेस में पेटसार्थ को ऐड किया है। हाँ ओके, मेन बट अकाउंट ही है, एक ही अकाउंट है अपना। अच्छा तो तूने वो डेव, अच्छा गॉट इट, तूने यूजर बनाया है, दूसरा ये नहीं बनाया अकाउंट, ओके, जो डेव बनाया था लास्ट में, ओके गॉट इट, गॉट थैंक्स। नहीं नहीं, रुक जा, क्लियर कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके आगे अपन, ये क्लियर रहना चाहिए सबको। ओके, रुक जा, ये दूसरा एक एज ब्राउजर है, इसमें ओपन करते हैं। और हाँ, यानी अगर कोई पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं कर रहा है तो आई हाईली रिकमेंड पासवर्ड मैनेजर्स यूज करना शुरू कर दो। पासवर्ड मैनेजर्स यानी वन पास, बिटवार्डन एक्सेट्रा, वो क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए है। तो मैं जैसे अभी ये पासवर्ड वगैरह मैं स्टोर नहीं करता हूँ। ओके, हाँ, अभी ये रूट एक्सेस है, ठीक है, सार्थक रूट, ठीक है। अभी मैं ऑर्ग में जाता हूँ, तो मैंने ऑर्ग में एक ही अकाउंट है, डेव वाला अकाउंट सस्पेंडेड है, मैंने बताया था मैं सस्पेंड कर दूंगा इसको, मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सस्पेंड कर दिया, मैं इस आईडी को, ये रूट है उसका। ओके, अभी मैं इस पे जाता हूं, तो ये अकाउंट नेम मैंने ये दिया है, इसीलिए ये ऐसा है। ओके, ये अकाउंट नेम चेंज हो सकता था जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, या शायद हो भी सकता है, अभी रुक जाओ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं होगा ये। मतलब मुझे तो समझ आया कि ये 896, तो एकदम एक्सट्रीम राइट में जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना प्लस रूट पे, यहाँ पे भी 896, ये सेम ही ये है, अकाउंट मतलब नंबर अकाउंट है, आईडी, ये ओके अकाउंट अकाउंट आईडी आईडी। तो सेम ही रहेगा ना, एक ही अकाउंट है अपना। नहीं बट जब हाँ दूसरा तूने बनाया था डेव में, उसका अकाउंट आईडी डिफरेंट था, राइट? हाँ, क्योंकि वो दूसरा एक अकाउंट अकाउंट, बनाया था मैंने, राइट, क्योंकि वो अच्छा दो अकाउंट बनूंगा तो उसका अलग ही रहेगा गॉट दूसरा। इट, ठीक है, ये क्लियर है ना, किसी को डाउट है क्या हाँ इसमें? तो नहीं। उसमें तूने यूजर बनाया स्टैट साथ, उसको पावर यूजर एक्सेस दिया है, हाँ, अभी इसमें अगर मैं पॉलिसी यहां से नहीं, आइडेंटिटी सेंटर से जाऊंगा, यूजर्स में जाऊंगा, तो ये पेटसार्थ बना है, ठीक है, और परमिशन सेट देखेंगे इसमें, तो पावर यूजर एक्सेस करके एक परमिशन सेट है हाँ ये। ओके, ये जो परमिशन सेट है उसको मैंने एक अकाउंट को असाइन किया है, रूट। ओके, और उस परमिशन सेट में ये ग्रुप ऐड किया है। ओके, एडमिन ग्रुप को उस परमिशन सेट में दिया है मैंने, ठीक है, जब सेटअप कर रहा था, तो इसलिए एक ही यूजर को पावर यूजर एक्सेस। पावर ऊपर
ठीक है। Thanks. हाँ, ये डिलीट कर सकता हूँ मैं, मुझको नहीं चाहिए। एडमिन एक्सेस मैंने नहीं दिया किसी को, ये डेव अकाउंट का था। ओके, तो ये वैसे भी अकाउंट सस्पेंडेड है, तो कोई टेंशन नहीं है। समझ IAM आइडेंटिटी सेंटर में रोल्स चले गए क्या? मतलब वो आईएएम, वो आईएएम, IAM। हाँ आईएएम अलग है, आईएम आइडेंटिटी सेंटर अलग है। आइडेंटिटी सेंटर इज यूज्ड फॉर ये आपका एसएसओ, सिंगल साइन ऑन और ये सब एक्सेस कंट्रोल के लिए। हाँ आईएएम हाँ। है वो मेन, आपका रोल्स वगैरह तो है ही, वो तो फंडामेंटल है, वो रहेगा। समझ गए। यानी अपन यहाँ से यूजर बनाते थे पहले, लेकिन सिंगल साइन ऑन आने के बाद हर एक कंपनी में ये यूज ही नहीं होता, इंडिविजुअल यूजर आपको कभी नहीं दिखेंगे यहाँ पे। इसीलिए हमने आइडेंटिटी सेंटर से बनाए थे यहाँ पे। ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर है रवि। ओके, सो राइट। हाँ हाँ। अपन ने यहाँ मैन्युअली बनाया है, लेकिन आइडियली जब ये सेटअप होता है तो एडी ग्रुप आपका जो भी रहेगा, एडी सर्विसेज, उसका कनेक्शन डिटेल्स आप डाल देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट सिंक कर देता है सारे यूजर्स। एंड हमको इंडिविजुअल यूजर्स इसलिए बनाने पड़ेगा क्योंकि अपने पास एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है ना, अपनी पर्सनल नहीं है कोई। तो नहीं तो उसको कनेक्ट किया रहता मैंने, तो हो गया रहता, मुझको ये बनाना नहीं पड़ा रहा। मतलब रूट यूजर की जगह ये बनाना एडवाइजेबल है, इससे काम करना। हाँ हाँ, हमेशा हमेशा, क्योंकि रूट को सब एक्सेस है ना। हम्म अभी रूट से रिलेटेड आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स जनरेट करते हो, जो हम देखेंगे आगे। तो कोई भी बंदे को अगर आपके वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम है ना। एंड राइट। वो कुछ भी चला सकता है, वो अकाउंट बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है, तो वो हम कभी यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन इस यूजर का अगर देखोगे परमिशन सेट में, तो इसका जो अकाउंट है वो कुछ आवर्स के लिए ही ऑन रहेगा। ओके, सो सपोज अगर उसका, ये देखो सेशन ड्यूरेशन 2 आवर्स, किसी को आपका एक्सेस मिल भी गया तो वो टेम्पररी एक्सेस 2 घंटे के लिए ही मिलेगा उसको, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ओके, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये 1 आवर या वैसा कुछ सेट रहता है। ओके, तो आप देखोगे आपका पेज ना हर बार 1 घंटे बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, वो इसके कारण होता है। ओके, सो ये सेफर वे है। और इधर इसके कारण मैं कमांड लाइन पे कुछ सेव नहीं करूंगा क्रेडेंशियल्स, तो वो मैं बताऊंगा जब मैं लॉग इन करूंगा तो। ओके, ठीक ये है लॉग ठीक है। आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो अभी रूट यूजर हम बना रहे हैं क्योंकि देयर हैज टू बी अ यूजर जो मैनेज कर पाए सब करेक्ट, कुछ। रियल लाइफ सिनेरियो में एवरीवन विल हैव आई एम यस, यूजर। ये वाला ही एक्सेस रहेगा रियल लाइफ में। आपको रूट राइट। एक्सेस कोई नहीं देने वाला, कोई भी कंपनी वाले, है ना। सो ये सही पॉइंट है। ठीक है, अभी अपन इसमें जाते हैं S3। अभी जब S3 की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है समझना कि स्टोरेज कौन से टाइप के रहते हैं। ओके, इसके पहले स्टोरेज 2 टाइप के रहते हैं। ओके, मैं यहाँ चले जाता हूँ। ये नहीं, ये तो पुराना वाला है। एक मिनट। हाँ, सो स्टोरेज रहते हैं 2 टाइप के जो अपने को पता रहने चाहिए, टाइप्स। एक है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ओके, एंड एक है ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, ये 2 टाइप के स्टोरेजेस रहते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में। ओके, ब्लॉक स्टोरेज जो है वो हम ट्रेडिशनल स्टोरेज जो देखते आ रहे हैं, हार्ड डिस्क, एचडीडी ड्राइव, एसएसडी ड्राइव, राइट, ये सब जो रहते हैं जो अपने कंप्यूटर्स पे कनेक्टेड रहते हैं, वो सब ब्लॉक स्टोरेज रहते हैं। ओके, ब्लॉक स्टोरेज का फंक्शनैलिटी क्या रहता है? अगर अपन देखा जाए कंसेप्चुअली, तो इसमें क्या होता है, आपने अगर कोई एक फाइल स्टोर, और नहीं यानी उसके भी पहले अगर कोई स्टोरेज देखते हो ब्लॉक स्टोरेज में, तो इट इज डिवाइडेड इनटू मेमोरीज, मेमोरी ब्लॉक्स। ओके, इसलिए ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे 128 MB के हजारों ब्लॉक्स रहेंगे अगर। ओके, तो आपका टोटल 128
1000 MBs का स्लॉट यानी वो साइज रहेगा। ओके, अभी क्या होता है, अगर आपकी फाइल है 256 MB की, ओके, तो क्या होता है, 2 ब्लॉक्स पे वो फाइल डिवाइडेड होती है। ठीक है, 2 ब्लॉक्स। यहां तक क्लियर है? क्योंकि आपके पास ये सेगमेंट है, एक पूरा एक चिप देखो, चिप में 1000 ब्लॉक्स है, हर एक ब्लॉक 128 MB स्टोर कर सकता है, और आपकी फाइल है 256 MB की, तो वो 2 ब्लॉक में आपकी फाइल स्टोर करेगा। ओके, अभी ये ब्लॉक्स रैंडम होते हैं, रैंडम। ओके, तो अब जब आप रिट्रीव कर रहे हो फाइल, अगर मैंने बोला कि अच्छा ये फाइल मुझको रीड करनी है, तो क्या होता है, तो एक लुकअप टेबल मेंटेन होता है इसमें। ओके, उसकी अलग से एक छोटी सी मेमोरी, स्मॉल मेमोरी उसको दी गई रहती। ओके, इसमें क्या करता है वो बोलता है फाइल ब्लॉक 1 प्लस ब्लॉक 100, ऐसा ये सेव करता है लुकअप, ताकि कोई भी बंदा अगर इस फाइल को रीड करने या इस पे ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, तो ये लुकअप टेबल पहले कॉल होता है, वो देखता है कि ये फाइल कौन से ब्लॉक्स में स्टोर्ड है, तो वो बोलेगा अच्छा मैंने 100 ब्लॉक पे स्टोर किया और फर्स्ट ब्लॉक पे स्टोर किया है, एंड देन वो रीड करता है इन 2 ब्लॉक्स में। ओके, सो एक लुकअप टेबल करके कंसेप्ट आ जाता है कि जब भी रिट्रीव करना है। ओके, लेकिन एक्चुअल में फिर ये फास्ट हो जाता है ना, ये दिस इज फास्ट क्योंकि ये लोकल मेमोरी है, यानी ये पूरा स्टोरेज जो है वो एफिशिएंट है काफी। ओके, आप मल्टीपल ब्लॉक्स एक साथ रीड कर सकते हो, जैसे अगर आपने 128 MB को स्प्लिट, अगर सपोज 1 GB की फाइल रही, उसको आपने 10 ब्लॉक में रखा, तो जब ये लुकअप टेबल वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो 10 ब्लॉक्स एक साथ रीड कर पा रहे हो। ठीक है, तो इट इज क्वाइट एफिशिएंट। और ये कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली आजकल डेटाबेसेस में यूज हो रहा है। तो जो भी आप डेटाबेसेस देख रहे हो, उनका जब आर्किटेक्चर बना था अपने जमाने में, वो आर्किटेक्चर में उन्होंने ये ब्लॉक स्टोरेज ही यूज किए। तभी आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल सीक्वल सर्वर अपग्रेड करने की जब बात आ रही है, राइट, तो क्या होता है, एक डाउन टाइम लेते हैं, क्योंकि आप एक नया मेमोरी ब्लॉक ऐड करते हो उस पर, फिर आप उस पर कुछ कमांड्स रन करते हो जो री इंडेक्स करता है और फिर पूरा बैलेंस आउट करता है, सारे ब्लॉक्स को रीडिवाइड करता है, तो इसीलिए वो डाउन टाइम लगता है। और क्योंकि वो फाइल एक लुकअप टेबल के थ्रू मैनेज्ड है, यानी ये जो आर्किटेक्चर, ये बहुत एफिशिएंटली रीड करता है, इसलिए डेटाबेसेस में हमेशा ब्लॉक स्टोरेज यूज करते हैं अभी भी, और वो करते रहेंगे क्योंकि इट इज वेरी एफिशिएंट। ठीक, सो ये क्लियर है ब्लॉक स्टोरेज। ये हम देखेंगे जब हम सर्वर्स बनाएंगे एडब्ल्यूएस पे, तब हम ब्लॉक स्टोरेज एनेबल करेंगे, क्योंकि वो सर्वर से रिलेटेड जो ड्राइव्स है वो ब्लॉक स्टोरेज रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है, तो आगे हाँ, बढ़। ओके, बट अभी Yes. ओके, बट ब्लॉक स्टोरेज का एक डाउन साइज भी है ना, क्योंकि अगर फाइल साइज 300 MB रहेंगी तो 3 ब्लॉक लेगा, और थर्ड ब्लॉक पे पूरा स्टोर कर देगा उसको, राइट, जब नहीं चाहिए हाँ मेरे को। हाँ, वो रहता है, वो थोड़ा अनयूज्ड रहता है, नो डाउट। हम्म, तो वो है, उसमें थोड़ा सा लॉस होता है, लेकिन इवेंचुअली या ना, वो मैटर नहीं करता है इतना, क्योंकि वो उसका फंक्शनैलिटी अलग है, उसका फंक्शनैलिटी आप डेटाबेसेस और क्विक रीड्स और लुकअप्स के लिए यूज करते हो, जो जिस फाइल को आपको अवेलेबल रखनी है थ्रू आउट आपके प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो एप्लीकेशन चलने वाला है 24 घंटे, तो 24 घंटे एक अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो बार बार रीड कर रहा है, तो आप उसको उसी पे सेव करोगे ताकि वो जल्दी से रीड हो, है ना। आप अगर कहीं उसको क्लाउड वगैरह पे स्टोर करते हो, तो वो इंटरनेट के थ्रू रीड राइट ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम बेस्ड है। सो इसलिए उस केस में वो मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ डाउन साइड्स है इसमें भी, जैसे डाउन टाइम किसी किसी के लिए भारी पड़ता है, कोई कोई एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी पे ही चलते हैं, जैसे google.com कभी डाउन नहीं होना चाहिए, राइट। तो वो सब चीजें फिर ध्यान में रखनी पड़ती जब भी आप आर्किटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये स्टोरेज लेवल पे ये पता रहना चाहिए कि ब्लॉक स्टोरेज है और एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज है अपना S3, ओके, सिंपल स्टोरेज सर्विस। अब ये अगर ब्लॉक स्टोरेज क्लियर है, तो ये एक ही सिंपल कंसेप्ट है, ये इसमें लुकअप टेबल एंड मेमोरी वगैरह ब्लॉक्स वगैरह का कंसेप्ट ही नहीं है। ये बोलता है मैं पूरी एक फाइल एक ही सेक्शन में सेव करने वाला हूँ एज इज। ओके, ये मैं कुछ लुकअप नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा उसमें,
मैं सिर्फ स्टोर करूंगा। तो अब इसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर कर सकते हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो जाता है, लॉग फाइल्स हो जाती है, फिर स्ट्रीमिंग इवेंट्स हो जाते हैं बहुत बार, ऐसे ही रैंडमली आपके टेक्स्ट और ब्लॉब ब्लॉब और टेक्स्ट ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड। सो ये सब आप स्टोर कर पाते हो इसमें। और वो एक ही फाइल, एक ही ऑब्जेक्ट, ऑलमोस्ट 5 टेराबाइट का एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है, वन ऑब्जेक्ट। तो एक फाइल अगर आपकी 5 टेराबाइट की है, वो एज इज आप S3 पे स्टोर कर सकते हो। जबकि यहाँ पे वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 5 टेराबाइट आपको ब्लॉक्स में डिवाइड करने हैं, आपका लुकअप टेबल का ऑपरेशन होगा, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ब्लॉक पे, ऐसा अज्यूम करो कि एक ब्लॉक पे ही स्टोर कर रहा है वो, ठीक है। इसमें ही वो मेटा डेटा रखता है थोड़ा सा, क्योंकि रीडिंग के लिए थोड़ा मेटा डेटा चाहिए, तो वो उसी ब्लॉक में ही स्टोर कर देता है। तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाता है, और इसीलिए ये अनलिमिटेड, यानी ये बिकॉज इट इज क्लाउड S3 और ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, AWS या कोई भी क्लाउड सर्विस उनके पर यानी उनके ऑब्जेक्ट स्टोरेजेस को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड टाइम स्केल कर सकते। सो बैकएंड पे जो डेटा सेंटर्स है उसमें बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारा स्पेस है, ओके। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है S3 पे कि भाई तुम 5 टेराबाइट या 10 टेराबाइट के ऊपर नहीं कर सकते, ऐसी लिमिट नहीं लगा सकता। तो इसीलिए अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड के कारण चैलेंजेस है। चैलेंजेस कौन से आ जाते हैं, चैलेंजेस कॉस्ट्स, क्योंकि अगर अनलिमिटेड है और किसी ने कुछ गलत प्रोसेस लिख दिया है और वो मल्टीपल टाइम्स एक ही फाइल बार बार राइट किए जा रहा है अननेसेसरीली, तो कॉस्ट्स बढ़ेंगे फालतू में। क्लीन अप करना पड़ता है, आर्काइव करना पड़ता है, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेजेस है अनलिमिटेड स्टोरेज के और ऑब्जेक्ट स्टोरेज के, ठीक है। तो ये सब ऐड हो जाता है। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस है बहुत ही सही, लेकिन ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखो तो बेस्ट सर्विस है यूज करने के लिए, ओके। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, S3 में जो भी फोल्डर, पेरेंट फोल्डर बनता है, पेरेंट फोल्डर, दोज आर कॉल्ड बकेट्स, ओके। सो मैं अभी से जब भी मैं S3 रेफरेंस करूंगा तो मैं बकेट ही बोलूंगा, ओके। सो पेरेंट फोल्डर को बकेट बोलते हैं, एंड उसके अंदर जो भी बनता है, सब फोल्डर्स जो रहते हैं उनको फोल्डर्स बोलते हैं ये लोग, ओके। जो अपन अपन भी बोल सकते हैं फोल्डर्स, या तो वो लोग प्रीफिक्सेस बोलते हैं, ठीक है। सो कभी भी आप देखोगे अगर आप AWS का कुछ ऑपरेशन कर रहे हो और किसी ने प्रीफिक्स बोला, तो दैट मीन्स वो S3 का बकेट प्रीफिक्स ही बोल रहा है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, ये सिनोनिम्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, S3 का जो बकेट नेम है ऑलवेज यूनिक, ठीक है। यूनिक अक्रॉस AWS बोल रहा हूं मैं। अक्रॉस AWS जब बोल रहा हूं मैं, अक्रॉस अकाउंट्स बोल रहा हूं। जैसे अगर मेरा अकाउंट है, रवि का अकाउंट है, शेखर का अकाउंट है, मैंने अगर एक बकेट नेम बोला पेटसार्थ, तो रवि और शेखर पेटसार्थ नहीं बना सकते उनके अकाउंट में, भले ही वो अकाउंट डिफरेंट है, लेकिन वो नेम यूनिक हो गया अक्रॉस AWS पूरे प्लेटफॉर्म पे। कोई दूसरी कंपनी भी वो बकेट नेम यूज नहीं कर सकती, सिंपल, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अगर सपोज आपने बोला कि डेटा इंजीनियरिंग बकेट बनाता हूं मैं डेव में, तो ये डेव में ही बन सकता है। अभी आप बोलोगे अरे मुझको QA में भी यही बनाना है क्योंकि मेरा कोड तो डेटा इंजीनियरिंग ही यूज कर रहा है, तो नहीं, नहीं बन सकता। एक बकेट बन गया उस नेम से खत्म, उसके आगे नहीं कुछ, ओके। सो इसीलिए कभी भी एनवायरमेंट भी डाल सकते हो। क्या क्या करते लोग, राइट, बकेट बनाते हो अकाउंट ID डाल देते, ठीक है। तो अकाउंट ID तो स्पेसिफिक रहता है, तो ये आपकी बकेट बन सकती है। और एक कोई एनवायरमेंट डाल दो, डेव डेटा इंजीनियरिंग, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये डेव डेटा इंजीनियरिंग तो 1000 लोग बना सकते हैं। अभी ये कोर्स में जितने लोग हैं, अगर मैंने एक डेव डेटा इंजीनियरिंग बनाया और अपन 6-7 लोग सेम बकेट बनाने जाएंगे, फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक बार बना दी किसी ने तो गया। तो यूनिक नाम रखना एक आर्ट है जो आपने करना है यूज, और आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से करना है कि आपका कोड QA में जाएगा, स्टेज में जाएगा, प्रॉड में जाएगा, तो आपका ये इसके कारण नहीं फेल होना चाहिए,
या इश्यूज आने चाहिए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। बकेट नेम्स आर यूनिक ऑलवेज, और ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ऐसे लो बॉल ऐसे इजी वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अरे बकेट S3 बकेट्स में क्या एक चीज है जो ध्यान रखनी पड़ती है, राइट? या आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो और आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अच्छा ये बकेट है, मुझको 4 एनवायरमेंट बनाना है, तो मैं किस नेम से बनाऊंगा, तो यू कांट क्रिएट दैट सेम नेम बकेट। ओके, सो ये ध्यान रखना। okay? अब जाते हैं क्लासेस पे। ओके, सो ये S3 का पोर्टल है, ठीक है? इसमें आपको डिटेल्स एज यूजुअल, हर एक सर्विस में पहला पेज आपको थोड़ा डिटेल दे देता है, ठीक है? अब यहाँ पे बकेट्स है, तो अभी मैंने कुछ बकेट बनाई नहीं, ओके, वो देखेंगे अपन। और ये एक्सेस ग्रांट्स, एक्सेस पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट लैम्डा, ये हम बाद में कवर करेंगे, जब हम लैम्डा फंक्शंस और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब ये कवर करेंगे। अभी के लिए तुमने सिर्फ इस पे फोकस करना है, बकेट्स। ओके, स्टोरेज लेंस क्या है ये सब भूल जाओ, ये अभी यानी ये अभी ध्यान मत दो, ठीक है? डजंट मैटर। तो ये बकेट का पेज है। अभी जब मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे पूछता है कौन से रीजन में बनाना है। ओके, सो आप देखोगे मैं S3 में हूं, S3 एज अ सर्विस पे, यहाँ रीजन ग्लोबल है, क्योंकि मुझको मेरे अकाउंट में जितने भी बकेट्स है, भले ही वो मुंबई रीजन में हो, हांगकांग में हो, या नॉर्थ वर्जीनिया में, मुझको सब दिखेंगी बकेट्स। ओके, तो इसलिए वो ग्लोबल हो जाता है। वैसे ही IAM रोल जो सर्विस है, दैट इज ऑल्सो ग्लोबल, क्योंकि वो भी अक्रॉस अकाउंट है। ओके, सो ये चीजें ध्यान रखनी है अपन। ये देखो ग्लोबल, ठीक है? ये IAM रोल थ्रू आउट योर अकाउंट विल बी सिमिलर। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अभी जब मैं ये नॉर्थ वर्जीनिया में बनाते हैं, चलो बकेट, ओके, कोई नेम दे देते हैं। सार्थक, नॉर्थ वर्जीनिया कॉस्टली होगा, कोई दूसरा देखना अगर करना है तो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, सेम कॉस्ट है, बकेट्स S3 इज सेम कॉस्ट थ्रू आउट। ओके, अभी कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट, अभी तो है ही नहीं अपनी एग्जिस्टिंग बकेट, तो ठीक है ना? एंड देन हाँ, फिर ये ऑब्जेक्ट ओनरशिप। अभी आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको ओनरशिप देनी है तो दे सकते हो, यानी सपोज कोई सर्विस है या कोई यूजर है जिसको आपको एक्सप्लिसिटली ओनरशिप देनी है तो दे सकते हो, लेकिन आइडियली ये नहीं करना चाहिए। देखो, वी रिकमेंड डिसेबलिंग ACS अनलेस वी नीड टू कंट्रोल एक्सेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली, है ना? यानी एक एक ऑब्जेक्ट या एक एक फाइल जो डालोगे आप इस बकेट में, उस पर अगर करना है तो करो, लेकिन अपना यूज केस वो नहीं है, तो अपन ये डिसेबल्ड ही रखेंगे। ओके, एंड देन ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। अभी अगर आपका कोई बकेट पब्लिकली एक्सेसिबल है तो आपको UI में नहीं दिखेगा। ओके, सपोज मैंने ये बकेट को पब्लिक कर दिया, ओके, ये मुझे वार्निंग देता है कि पब्लिक एक्सेस मत करो, क्योंकि फिर कोई भी रीड कर पाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी को भी वो रीड करने के लिए उनको मेरा बकेट नेम चाहिए रहेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट। अगर मैं ऑब्जेक्ट पब्लिक, ये बकेट पब्लिक बना देता हूं तो सारे ऑब्जेक्ट्स इस बकेट के अंदर इजीली एक्सेसिबल है सबको, प्रोवाइडेड दे नो द बकेट नेम। तो ये ध्यान रखना। तो हमेशा से आपके कंपनीज में ये ब्लॉक्ड ही रहेगा यूजुअली, लेकिन इसको कभी कभी एनेबल करते हैं। क्यों? जब आपका वेब सर्विस बना रहे हो और आपके स्टैटिक पेजेस है HTML वाले, है ना? सो और वो पब्लिकली एक्सेसिबल है अगर आपकी वेब सर्विस, सो उसके स्टैटिक इमेजेस को आप पब्लिक बकेट में रख सकते हो। आपको कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं, डेटाबेसेस में, या जैसे वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसका एक डेटाबेस बनता है वर्डप्रेस का, और उस डेटाबेस में आप उसके इमेजेस डालते हो, आइकन्स डालते हो, बटन्स के फोटोज डालते हो, वो सब आप बकेट में भी स्टोर कर सकते हो। तब जाके आप ये पब्लिक एक्सेस हटा सकते हो। ओके, अपने केस के लिए अपन नहीं करेंगे। बकेट वर्जनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बकेट वर्जनिंग कब काम आता है? आप एक, यानी अगर मैं इसको एनेबल करता हूं, सपोज जो हम करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट a.txt अगर मैंने 10 बार अपलोड की तो उसके 10 अलग अलग वर्जन्स दिखेंगे आपको वहां पे। ओके, एक के बाद एक वो वर्जन अपडेट होते जाएंगे वहां पे, तब बकेट वर्जनिंग काम आता है। तो अगर ये सिनेरियो अगर अपन ध्यान में रखते हैं तो ये प्रोडक्शन लेवल बकेट्स में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि डेटा आपका रिस्टोर करना इजी हो जाता है। सपोज आपने 10 दिन से प्रोसेस चला रहे हो, 8th डे पे डेटा इश्यू आइडेंटिफाई हुआ है, तो आप 8 डे का वर्जन रेफर कर सकते हो कि क्या इशू जा सकता है उसमें। ओके,
सो ये इंपॉर्टेंट है बकेट वर्जनिंग। बहुत बार एनेबल्ड रहती है, बहुत बार नहीं रहती है, लेकिन एनेबल्ड प्रोडक्शन बकेट्स पे रखना अच्छी चीज है। उसके अलग डिसएडवांटेजेस है, जैसे एक ही ऑब्जेक्ट का 10 वर्जन रख रहे हो तो कॉस्ट आप दे रहे हो 10 वर्जन का, है ना। अगर सपोज मेमोरी कंज्यूम करेगा ना। हाँ 5 टेराबाइट का एक ऑब्जेक्ट है, 50 टेराबाइट का कॉस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से प्लान करना है, यानी वो सब अपन डील कर सकते हैं, ठीक है। अभी टैग्स तो ये बहुत, बकेट लेवल पे ही होता है क्या वर्जनिंग का? हाँ बकेट लेवल पे ही होता है, प्रीफिक्स लेवल पे या फोल्डर लेवल पे नहीं होता। ओके। ओके, टैग्स देना बहुत जरूरी है, हमेशा से स्ट्रेस करता हूं मैं। एनक्रिप्शन, हम एक सिक्योरिटी पिलर था एडब्ल्यूएस का, एक सिक्योरिटी पिलर, राइट। उस पे हमने एक चीज देखी थी कि मैं रेफर किया था कि एनक्रिप्शन, डेटा कितना सिक्योर्ड है आपका। ओके, सो डेटा जब ये डिफॉल्ट एनक्रिप्शन बोल रहे हो तो दिस इज एट रेस्ट। आपकी जब ऑब्जेक्ट आ जा रही है, राइट, स्टोर हो गई, तो वो किस टाइप का एनक्रिप्शन से हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड एनक्रिप्शन है। ओके, सो किसी ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो भी अमेजोन वाले अपने डेटा को एनक्रिप्ट करके रखते हैं, okay? उनके मैनेज्ड कीज से। एनक्रिप्शन क्या कैसे काम आता है, राइट। एनक्रिप्शन का बेसिक, मैंने अगर आपको बोला कि एक डेटा है सार्थक के पास, उसको मुझको सिक्योरली श्याम गायकवाड़ को देना, ओके, सिक्योरली देना है, तो मैं क्या करूंगा, सार्थक क्या करेगा, एक की बनाएगा, की, ठीक है, एंड लॉक कर देगा डेटा। अब ये लॉक कर दिया तो ये जो डेटा है कैन ओनली ओपन विद दैट की। ओके, तो अब मैं ये की जो है, ये की श्याम को दूंगा, तो जब मैं ये डेटा भेज दूंगा तो श्याम इस की से अनलॉक कर देंगे डेटा। तो यही कंसेप्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या करता है, डेटा को जहां पे भी स्टोर्ड है वहां पे एक की से एनक्रिप्ट कर देता है। ओके, वो डेटा कोई भी बंदा रीड तभी कर पाएगा जब उसके पास की रहे, तो वो डिक्रिप्शन के लिए उसके की रहना जरूरी है। अभी अगर मैंने एडब्ल्यूएस का देखा तो एडब्ल्यूएस वाले बोलते हैं कि हम लोग बाय डिफॉल्ट ये एसएसई S3 कर देंगे, यानी तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुमने क्रिएट बकेट कर दी, लेकिन तुमने एनक्रिप्शन डिफाइन नहीं किया, तो भी हम इतना तो करेंगे तुम्हारे लिए, और ये फ्री ऑफ चार्ज है, ये कुछ चार्ज नहीं है उसके लिए। लेकिन वो ऑप्शंस दे रहे हैं अपने को कि एक है एडब्ल्यूएस की मैनेजमेंट सर्विस की, सो हम की बना सकते हैं, ओके, जो हम एडब्ल्यूएस में ही रख सकते। तो यहाँ पे अगर मैं केएमएस डालता हूं, की मैनेजमेंट सर्विस, कहाँ गया भाई, हाँ, सो यहाँ पे ये की बना सकता हूं मैं, क्रिएट की, ठीक है। फिर उसमें मैं बोल भी सकता हूँ कि रोटेशन करना है नहीं करना है, ये सब चीजें मैनेज कर सकते। तो जब भी आप अपने इसमें देखोगे तो ये केएमएस में जो भी कीज है, तो दो टाइप की, कस्टमर मैनेज और ये। तो एडब्ल्यूएस मैनेज कीज में कुछ कुछ कीज एडब्ल्यूएस वाले बना के देते हैं सर्विस रिलेटेड, लेकिन कस्टमर मैनेज कीज में आप बना रहे हो की, है ना, आप उसको रख रहे हो इनके सिस्टम पे। ओके, सो एडब्ल्यूएस केएमएस तब काम आता है कि जब आपने की एडब्ल्यूएस वालों के सिस्टम में ही रखी हुई। ऐसा भी होता है कि ये जो की है ये आप उनके साइड नहीं रख रहे, आप अपने साइड रख रहे। ओके, सो बेसिकली ये डुअल साइड सर्वर केएमएस ये नया नया चीज है, ठीक है। सो ये बेसिकली डुअल साइड सर्वर सिक्योर योर ऑब्जेक्ट्स विद 2 सेपरेट लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन। तो इसका कॉस्ट अलग होगा थोड़ा, ठीक है, इसलिए प्राइसिंग पेज पे डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये नया एक टाइप है। इसके इसके अलावा और एक टाइप था जहां पे मैं मेरी कीज ला सकता था, तो ये कस्टमर मैनेज कीज जो बोल रहा था मैं, केएमएस, यहाँ पे दो टाइप की कीज है, देखो, एडब्ल्यूएस मैनेज एंड कस्टमर मैनेज। तो यहाँ पे मैं मेरी की अटैच कर दूंगा। ओके, मैं मेरी की बनाऊंगा, की बनाने के तरीके हैं, तो उसके लिए अलग से हाउ टू क्रिएट एनक्रिप्शन कीज, तो बहुत सारे चीजें आप ध्यान में रख के
बिट्स बाइट्स एक्सेट्रा, कितनी बड़ी की चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाता है। कमांड लाइन से आप की बना सकते हो, उसका डिक्रिप्शन की भी बना सकते हो, जैसे पब्लिक और प्राइवेट की बनाते हो उसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड देन आपने जब की बना दी, आप यहाँ लाए और क्रिएट की इधर डाल दी, ठीक है, तो वो कस्टमर मैनेज की होगी। एक है एडब्ल्यूएस मैनेज की। सो एडब्ल्यूएस जब आपके लिए की बना देता है तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। लेकिन एसएसई S3 इज अलग, ये वाली की अलग है। ये वाली की बाय डिफॉल्ट बनेगी जब आप बनाओगे, तो यानी जब आप बकेट बनाओगे तो ये की शेयर नहीं होती आपसे, क्योंकि ये एडब्ल्यूएस वाले कर रहे हैं ना, इसका नॉलेज आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपन यही की सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि केएमएस नहीं करनी है मुझको, की मैनेजमेंट सर्विस। ओके, और ये पर क्लाइंट यूनिक होगी क्या? कौन एनी सी? आइडिया अबाउट दैट? मैनेज की अभी एवरी बकेट, AWS क्रिएट कर दिए तो एवरी बकेट शेखर, ये एवरी बकेट। ये हाँ एवरी बकेट में सेम ही रहती है यूजुअली, मैंने देखा है जितना, ठीक है। अगर अच्छा S3 यूज करते हो तो और हम्म बनाते जाते हो तो सिमिलर ही रहती है, यानी मैं गलत भी ओके होता नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सार्थक इंक्रिप्शन अगर कर रहा है तो सेम की से कैसे करेगा वो? नहीं नहीं, वो अकाउंट लेवल की पे पता नहीं है ना अपने को किसी को, पता नहीं, हाँ, तो वो यूज कर करके देखना सकते हैं पड़ेगा। ना। अपन करेंगे मल्टीपल हाँ बकेट्स बनाएंगे अपन, तब देख लेंगे एक बार, ठीक है। सो और फिर ऑब्जेक्ट लॉक। ऑब्जेक्ट लॉक यानी आपको कुछ लॉक करने हैं वर्जन्स या वैसा, एक ऑब्जेक्ट को और लॉक यहाँ सर तक करना। पहला वाला जो मतलब बाय डिफॉल्ट जो इंक्रिप्शन कर रहा है, हाँ, उसमें हमें जब डेटा रीड करते हैं तो कुछ भी नहीं देना है। अगर नहीं कुछ भी नहीं देना। सेकंड अगर हम करते हैं तो उस सेकंड टाइम वाले पे को हमें सेकंड वाले को करते हैं, लेकिन क्या होता है रीड करते वक्त आप केएमएस में ही, यानी यहाँ पे केएमएस में अगर सपोज मैं कोई की बना देता हूँ, सपोज एडवांस सेटिंग केएमएस रिकमेंडेड। देखो एक्सटर्नल की आपने जो बनाई ना वो इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन केएमएस रिकमेंडेड करते हैं। नेक्स्ट की नेम टेस्ट S3। नेक्स्ट, अभी आप बोलोगे कि डिफाइन की एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये मुझको तो है नहीं, पावर यूजर। नेक्स्ट, अच्छा पावर यूजर को एक्सेस नहीं है। ओके। तो यहाँ पे देखो ये पॉलिसी जनरेट हुई, राइट। ये जाने का है अपने को, ये ओवरवेलमिंग है थोड़ा, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि किसने एक्सेस करने के राइट्स है। तो हम्म। अकाउंट के रूट यूजर, यानी सारे यूजर्स इस अकाउंट के ये की को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन आपका दूसरा अकाउंट है, सपोज आपका खुद का अकाउंट है, तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पे कॉमा करके आपका और एक दे दूंगा, ठीक है। सो आपका यूजर भी एक्सेस कर पाएगा रीड करते हुए। एंड जब बकेट, आपको कुछ नहीं करना है, बकेट से जब आप रीड करने जाओगे डेटा और आपको इस की पे एक्सेस है अगर, तो बाय डिफॉल्ट वो इंटरनली मैनेज कर लेता है, आपको कोई स्पेसिफिक की वगैरह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा अच्छा। आपको इस की पे एक्सेस नहीं है तो फेल हो जाएगा, वो बोलेगा कि केएमएस की एक्सेस इज डिनाइड। ओके ओके, मतलब ऐसे की शेयर करने की जरूरत नहीं है, नहीं, बस यूजर को ऐड कर दो उस रोल में एग्जैक्टली या पॉलिसी में, अपने आप एक्सेस आ जाएगा। एग्जैक्टली, यस। सो क्या होता है जब बकेट रीड करते हो तो मेटा डेटा रीड होता है, तो जब भी बकेट रीड का परमिशन दे रहे हो किसी को, तो हम बाय डिफॉल्ट मेटा डेटा रीड करने का भी दे रहे हो। तो एडब्ल्यूएस का जो S3 का कमांड लाइन या बोटो 3 एप्लीकेशन है, वो बाय डिफॉल्ट ये मेटा डेटा रीड करके वो केएमएस की पहले ही एक्सेस करने की कोशिश करता है, और वो फट जाता है अगर आपके रोल को या आपके आईडी को एक्सेस नहीं है। ओके, सो ये बनाते नहीं है अपन, ठीक है, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसके चार्जेस है, अननेसेसरीली नहीं करना। ओके, ऑब्जेक्ट लॉक, नेम सजेस्ट कि आपको कोई ऑब्जेक्ट को लॉक कर देना है, उसको ओवरराइट ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, तो ऑब्जेक्ट लॉक करते हो। ये डिसेबल कर देते हैं अपन, क्योंकि अपने को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट भी करने हैं और रिक्रिएट भी करने हैं, तो ठीक है अभी क्रिएट बकेट करते हैं। तो इतनी ही चीजें लगती है बकेट क्रिएट करने के बाद, लेकिन बकेट क्रिएट होने के बाद बहुत सारी चीजें लगती है, ठीक है। अभी ये नेमिंग की गाइड है। बकेट साइज नहीं पूछता क्या क्रिएट करते हो? नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा ना अनलिमिटेड है, इसीलिए ध्यान रखना है, वो कोई लिमिट नहीं लगा सकते हो बकेट के साइज पे। पीटाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो विदाउट कोई इशू। वो आपको अनलिमिटेड बोला तो अनलिमिटेड लिमिट, हो गया, फिर तो आंसर मिल गया। हाँ हाँ, इसलिए केयरफुल रहना है, इसलिए हमने वो बिलिंग अलर्ट लगाया $10 का। ओके, तो गलती से किसी ने अपलोड भी कर दिया तो अपने को पता चल जाएगा कि अपलोड हुआ है। ओके, सो ये अभी बकेट क्रिएट हो गई। अभी आप यहाँ पे देखोगे पब्लिक एक्सेस नहीं दिया है अपन। ओके, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन का है बकेट, कब क्रिएट हुआ है, ये बकेट नेम है। ओके, इस पर क्लिक करता हूं, अब ये खाली है,
लेकिन आप ऊपर देखोगे बहुत सारी चीजें पॉपुलेट हो गई, तो अभी प्रॉपर्टीज में जाता है। ये ARN, Amazon रिसोर्स नेम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कोई भी चीज AWS पे बनती है, अगर कोई भी चीज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया या एक फाइल भी अपलोड की, तो उसका ARN बनता है। ओके, तो आप ये नेम बहुत बार देखोगे यार। यार, और जब कंपनीज में यूज होता है तो बहुत बार इस पे रिलेटेड बात होती है, यार ARN बताना मुझको ऑब्जेक्ट का या वैसा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे IAM में रोल में जाता हूं मैं, और ये रोल देखता हूं मैं, तो इसका भी ARN है ये। दिस इज एन ARN। ओके, मुझको एक्सेस नहीं है देखने का, लेकिन ये एक एग्जांपल कि ये ARN है। ओके, तो ये ध्यान रखना है अपन ने। पॉलिसीज में जाओगे, पॉलिसी का भी एक्सेस नहीं है, लेकिन पॉलिसी जब आप बनाओगे तो उसका भी एक ARN बनेगा। सब चीजों का ARN बनता है यहाँ पे। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो ये बकेट का ARN है। तो किसी ने भी आपको अगर ARN रिलेटेड पूछा तो दिस इज ARN का नॉमेनक्लेचर। आप देखोगे ARN स्टार्ट होता है ARN से, कोलन AWS, एज यूजुअल AWS सर्विसेज का है, कोलन सर्विस S3। आप यहां पे जाओगे, कोलन STS, दिस इज द अज्यूम रोल, यानी रोल से रिलेटेड है। ओके, सो बेसिकली वो सर्विस रिलेटेड आपको दे देता है। यहाँ पे भी रोल है। एक एग्जांपल अगर मैंने रूट यूजर दिया रहा था तो बता रहा था, तो यहाँ पे IAM आ जाएगा। ओके, IAM, क्योंकि IAM सर्विस है यहाँ पे। ओके, सो ये ध्यान रखना है, इससे स्टार्ट होता है, फिर 3 कोलन्स आते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत बार आपको रीजन भी दिखते हैं, ठीक है, वो देखेंगे अपन बाद में। लेकिन फिर उसके बाद आपका रिसोर्स नेम। सो ये नॉमेनक्लेचर है उसका। और ARN से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा, काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है इनका, तो वो आप पढ़ सकते हो सर्च करके ARN का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बकेट वर्जनिंग आपने एनेबल रखी है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एनेबल कर सकते हो। ओके, ये भी एक सही चीज है। आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कब एनेबल करते हो? डिलीट के लिए। कुछ कुछ क्रिटिकल ऑब्जेक्ट्स आप डालते हो बकेट पे, जो कभी किसी ने डिलीट नहीं करने चाहिए, और डिलीट करने हैं तो एक पर्टिकुलर हायर लेवल ऑफ एक्सेस वालों को ही एक्सेस देना है। तो आप MFA ऑथेंटिकेशन एनेबल कर सकते हो सिर्फ डिलीट के लिए। ओके, तो ये भी पूछते हैं, हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपके ऑब्जेक्ट सेफ है, सिक्योर्ड है, राइट? तो ये डिलीट। देन टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनक्रिप्शन, देखो अभी यहाँ पे की का नाम ही नहीं है, अपन को पता भी नहीं चला कौन सी की यूज की है। ओके, KMS रही रहती तो यहाँ पे ARN आ गया रहता KMS की का। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट। एनेबल्ड है बकेट की। इंटेलिजेंट टियरिंग, क्लासेस पे जब जाएंगे तब मैं बताता हूँ, ये अलग अलग टाइप के। ओके सार्थक, सर, एक चीज पूछना था, S3 में टैग क्या काम में आने वाला है हमको? क्यों? अगर मैं जैसे कल बिलिंग में जाऊं, मुझको एक्सेस नहीं होगा बिलिंग का, लेकिन ठीक है, पावर यूजर को एक्सेस नहीं रहता। ओके, देखो एक्सेस डिनाइड, मैं कॉस्ट एक्सप्लोरर में गया अगर, ये एडवांस लेवल है। ठीक है, अब जब ये बिल्स आता है, यू आर नॉट ऑथराइज, लेकिन आपने पहला पेज देखा कि इसका, ये देखो यहाँ पे टैग्स। ठीक है, काम करना, एक एक अपना रूट। सफारी में ये ओपन कर, तेरा रूट वाला। हाँ हाँ, अगर जो नहीं वो किया था मैंने, वो एक्चुअली बंद कर दिया ना मैंने। नहीं, अच्छा समझ अच्छा। गया, मेरे को समझ गया तूने जो बोला, आई गॉट इट, कि वो टैग रिलेटेड मेरे को अलर्ट सेट करना है। ऑब्वियसली, तो वो तो डेव, क्योंकि बट नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, देख क्योंकि मैं, जब S3 में मैं की ही एक बना सकता हूँ। अरे लेकिन मैंने तुमको वही बताया था ना कि तुम्हारे अकाउंट में अभी तुम यूज कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़े कंपनीज में अकाउंट में हजारों लोग रहते हैं, हाँ, है ना? तो अभी अब तुमको अगर शेखर का बिल और सार्थक का बिल डिस्टिंग्विश करना है, तो वो टैग्स पे ही कर सकते हो। तुमको कैसे पता चलेगा? बस मैं क्या बोल रहा था, एक बकेट में ही दो लोग अलग अलग, नहीं अच्छा कर तो सकते, फाइल, नहीं कर सकते। अरे फाइल सेव करते समय टैग के साथ सेव करूंगा क्या मैं? नहीं, फाइल से बकेट लेवल पे एक ही टैग से होती है, अच्छा, फाइल लेवल पे टैग नहीं दे सकते। ओके। तो नहीं, मैं क्यों पॉसिबल ही पूछ नहीं। रहा था, क्योंकि बकेट का तूने बकेट बाय डिफॉल्ट एक ही बन सकता है, तो सार्थक अलग बकेट यूज करेगा, शेखर अलग बकेट यूज करेगा। हाँ, तो नहीं एग्जैक्टली मैं, हर एक एप्लीकेशन अलग बकेट यूज करेगा ना। ऐसे कैसे तुम एक ही बकेट में हाँ, सब कुछ डाल दोगे? तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि इसलिए S3 में टैग का क्या काम हुआ, इसलिए मुझे समझ नहीं नहीं, आया। तो यहाँ पे दोगे ना तुम टैग्स।
ENV टैग या जब भी क्रिएट हो जाएगा, ये इसको टाइम लगता है बिलिंग में आने में, लेकिन यहाँ पे टैग से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे एप्लीकेशन, सार्थक का एप्लीकेशन है तो सार्थक का एक एप्लीकेशन आईडी होगा, तो जब मैं कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करूंगा तो हर एक जगह पे वो एप्लीकेशन आईडी का टैग डालूंगा। तो जब मैं बिलिंग में जाऊंगा तो बिलिंग में ये टैग डालूंगा एप्लीकेशन आईडी, एंड देन सार्थक सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सार्थक का बिल दिखेगा। ओके ओके, और बहुत बार अब तुम बोलोगे कि अगर मैंने नहीं डाला, हाँ नहीं मत डालो टैग, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बड़े कंपनीज में एक ऑटोमेशन लिखा हुआ रहता है 15 मिनट में जो चलता है, अगर किसी रिसोर्स में एप्लीकेशन आईडी टैग नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट डिलीट कर देता है। ठीक है, तो वो भी ऑटोमेशन बाय डिफॉल्ट लिखते हैं बड़े कंपनीज में। मैंने भी लिखा हुआ है कि मैं हर एक सर्विस, यानी सर्विस की एक्सेस मुझको पता है, अगर मैं S3 ग्लू लैम्डा इन 3 सर्विस पे ही यूजर्स को एक्सेस दिया हूं, तो मैं उन 3 सर्विस पे एक ऑटोमेशन रन करूंगा जो लिस्ट करेगा टैग्स। अगर टैग्स में एप्लीकेशन आईडी नहीं दिखा तो वो रूट यूजर से मैं डिलीट मार दूंगा वो रिसोर्स को ही। अगर तुम्हारा कल जाके बकेट है जिसमें तुमने टैग नहीं डाला है एप्लीकेशन आईडी का, तो मैं वो डिलीट कर दूंगा सोचे बिना। दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो टैग्स इसलिए इंपॉर्टेंट, और बकेट लेवल पे ही रहते हो टैग्स। ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिट कर देंगे, तो मैं ऑब्जेक्ट लेवल पे कोई टैग नहीं डाल सकता, है ना, फिलहाल के लिए कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है नहीं AWS पे। अभी अपन एक ऑब्जेक्ट डाल के देखते हैं। तो मतलब ये ऑप्शनल, AWS ने ऑप्शनल दिया है, लेकिन वी कैन नॉट मैंडेट इट अगर फर्म वाइज करना है कि भाई करेक्ट, बिना, तो मैंडेट इसलिए नहीं हम, कर सकते, लेकिन नहीं मैंडेट किया है ना, जैसे मैं डिलीट मार दूंगा रवि, मैं वही बोला नहीं नहीं ना। वो तो हाँ हमें एक्सटर्नली मैं ऑटोमेशन खुद लिख रहा हूँ ना, कि चेक हाँ करके हाँ, हाँ नहीं है। लेकिन ऐसे मैं फर्म से ऐसे अकाउंट लेवल पे मैंडेट ऐसे नहीं डाल सकता ना नहीं कि नहीं, वैसे वैसे नहीं डाल, करेक्ट करेक्ट, वैसा नहीं डाल सकते। ट्रू। हम्म, अभी इसमें एक और चीज है, मैं 2-3 चीजें अपलोड करता हूँ, ठीक है। अभी ये दो ऐसे ड्रैग ड्रॉप किया, अपलोड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई क्योंकि मैं वो अपलोड वाले पेज पे था। अभी ये मैं ड्रैग ड्रॉप किया, इसने देखो मुझको पूछा परमिशन देनी है, दो डेस्टिनेशन डिटेल्स आपको क्या करना है वो दे सकते हो, प्रॉपर्टीज दे सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ प्रॉपर्टीज में देखा स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपन देखते हैं, ठीक है। और फिर सर्वर साइड एन्क्रिप्शन वगैरह ये सब कर सकते हो, एडिशनल टैग्स, ओके, ऑब्जेक्ट लेवल पे भी टैग्स आ गए, तो शिखर यू आर गुड नाउ, यानी आप तुम ऑब्जेक्ट लेवल पे भी टैग्स डाल सकते हो, ये पहले नहीं था अवेलेबल, अभी आ गया है, ठीक है। सो दिस इज गुड टू नो। मेटा डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो, अगर किसी को इस ऑब्जेक्ट को रीड करने के पहले मेटा डेटा ही रीड करना है तो वो भी सेट कर सकते हो। तो ये दो अच्छी चीजें एडिशनली ला दी है AWS ने, सही है, गुड टू नो। ओके, अपन अपलोड करेंगे। अरे यार, ठीक है, तो अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने अपलोड किए। अभी इन दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं देखता हूं तो एज यूजुअल ARN जनरेट हुआ, ARN कॉपीड, ये मैंने बताया था, ये लिंक है URI। अगर ये लिंक मैंने ब्राउजर में डाली तो ये कुछ खुलता नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये यानी पब्लिक नहीं है बकेट। ओके, सो ये डजेंट मैटर, ये कुछ काम आएगी नहीं। लेकिन अगर आपने बकेट को पब्लिक रखा है जो हमने सेट किया था, तो ये लिंक से भी कोई ओपन कर पाएगा, ठीक है। नहीं तो नहीं, नीचे नीचे वाला URL यूज करना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट URL HTTPS वाला। ये भी कर सकते, दोनों हाँ, दोनों कर सकते। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ दोनों, सही बात है, सही बात है, ये एक्सेस तो डायरेक्ट। ग्लोबली कर ना, हाँ यहाँ पे एक्सेस दें। अभी ये S3 वाला जो है ये डाउनलोड करने के लिए कमांड लाइन से, यस, गलत था। तो ये ऑब्जेक्ट URL ये है, ठीक है। तो पब्लिक करोगे बकेट तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा, पब्लिक नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक नहीं करोगे तो भी कर सकते हो विद इन योर VPN, वो अलग लेवल ऑफ एडवांस स्किल है, ठीक है, वो नहीं करेंगे अपन कवर। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपके कंपनी में आप VPN लॉग इन कर रहे हो, VPN जब कनेक्ट कर देते हो तब ये खुले वैसा भी ऑप्शन रहता है, आप एनेबल कर सकते। VPN के बाहर अनएक्सेसिबल, VPN के अंदर एक्सेसिबल, लेकिन उसके लिए सेटिंग्स थोड़ी सी तगड़ी चाहिए अलग से, तो वो नेटवर्क रिलेटेड सेटिंग्स में आ जाता है, तो वो अपन कवर नहीं करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखते हो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू, तो ये सब तो अपन ने डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे रेप्लीकेशन स्टेटस है। सो रेप्लीकेशन स्टेटस अपन ने अभी तक दिया ही नहीं, ओके, कि ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रेप्लीकेट हो जाए, ऐसा कुछ अपन ने सेट नहीं किया। ओके,
स्टोरेज क्लास चेंज कर सकते हो यहां से, जो कि अपन देखेंगे कौन सा है स्टोरेज क्लास का मीनिंग क्या है। ओके, एंड बाकी सब सेम है, बाकी कुछ खास है नहीं, है ना, सब सेम रिलेटेड चीजें है। ओके, अभी परमिशंस, आप परमिशन सेट कर सकते हो। तो ये अपन ने अभी तो कुछ नहीं किया है एडिशनल परमिशंस ऑब्जेक्ट लेवल पे, क्योंकि अपन ने ACLs डिसेबल कर दिया। ओके, अगर आप एनेबल करोगे ACL तो आप ऑब्जेक्ट लेवल पे सेट कर पाओगे। देखो यहाँ पे दिया है कौन से यूजर्स और ग्रुप्स एक्सेस कर पाएंगे, पब्लिक एक्सेस रहेगा क्या नहीं, स्पेसिफिक यूजर अकाउंट्स यानी ऐड कर सकते हो कि अकाउंट बी ही एक्सेस कर पाए। तो ये सब चीजें ग्रैन्युलर लेवल पे कर सकते हो अगर आपने ACLs एनेबल की तो। यूजुअली नहीं रहती है कोई भी कंपनी में। वर्जन्स, अभी हर एक ऑब्जेक्ट का एक ही वर्जन है। ये रीड भी मैंने एक ही बार लगाया, राइट, एक ही बार अपलोड किया तो एक वर्जन आ गया। लेकिन अगर मैं फिर से ये रीड मी अपलोड करता हूँ, सपोज अपलोड क्लोज, अभी मैं फिर से जाता हूँ रीड मी में वर्जन्स पे, तो अभी 2 वर्जन आ गए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसने ये 634 बाइट्स 2 बार सेव किया है मेरा ऑब्जेक्ट। दिस इज द करंट ऑब्जेक्ट, ये वाला। लेकिन मुझको अगर ये वाला ऑब्जेक्ट भी रेफर करना है तो मैं कर सकता हूँ। ओके, सो ये देखो वर्जन आईडी आ गया, मेक करंट ऐसा कुछ ऑप्शन आना चाहिए। नहीं, इसमें नहीं है, वो कमांड लाइन से होता है। ठीक है, सो कर सकते हो एक्सेस। ये मेन पॉइंट वो था कि आप एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, करंट यहाँ था क्या, नहीं, टू बैड, नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है, एक बहुत ही कमाल का फीचर है S3 का, ये CSV फाइल है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्ड फाइल रहती है आपकी पार्के CSV जेसन, है ना, कोई कोई भी फाइल, तो आप ना डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हो। ठीक है, तो वो रहता है यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्शंस में गए, क्वेरी विद S3 सिलेक्ट। ओके, सो इन लोगों ने ना एक इनबिल्ट टूल बनाया, देखो ये फॉर्मेट्स अवेलेबल है, कॉमा सेपरेटेड कर सकते हो, कंप्रेशन सिलेक्ट कर सकते हो। मुझको जेसन चाहिए फॉर्मेट आगे का, तो मैं अगर CSV भी दे रहा हूँ तो मुझको जेसन फॉर्मेट में आउटपुट देगा। तो यहाँ पे क्वेरी भी लिख सकते हो छोटी सी, जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए रन करता हूँ। देखो ये दे रहा है मुझको जेसन आउटपुट। ओके, सो ये अच्छा है, यानी अगर कभी आपको क्विकली रीड करनी रही कि फाइल में कंटेंट क्या है, तो आपको डाउनलोड करके ओपन करके रीड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी रीड कर सकते हो। ओके, सो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शनलिटी, S3 सिलेक्ट, इसको S3 सिलेक्ट बोलते हैं। ओके, देन हाँ, ये फाइल की भी प्रॉपर्टीज सिमिलर ही रहेगी क्योंकि आपने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी देखा अपन ने ये स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड, राइट। सो S3 में डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्लासेस यहाँ लिखे हैं। ठीक है, ये आप कहीं पे भी ऑनलाइन डालोगे S3 स्टोरेज क्लासेस, आपको ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। S3 स्टैंडर्ड इज बाय डिफॉल्ट। ओके, ये मेन स्टोरेज क्लास है, स्टैंडर्ड नाम ही स्टैंडर्ड है, यानी कुछ नहीं दोगे स्टोरेज क्लास तो इसमें स्टोर करने वाला है। ओके, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे इंटेलिजेंट टियरिंग। सो इंटेलिजेंट टियरिंग इन्होंने क्या किया है, अगर ये यूज करते हो, इसका कॉस्ट थोड़ा सा अलग है, हायर कॉस्ट है थोड़ा। ठीक है, लेकिन ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करता है बैकएंड पे, आपको कुछ नहीं लिखना है। वो देखता है कि आपका ऑब्जेक्ट रिसेंटली एक्सेस था क्या, कितने दिनों से एक्सेस नहीं हुआ है, एक्सेट्रा, सब कैलकुलेट करता है अल्गोरिदम, और उसको बाय डिफॉल्ट दूसरे स्टोरेज क्लासेस में भेजते रहता है। ओके, सो ये इंटेलिजेंट टियरिंग इज मशीन लर्निंग सर्विस उनका, लेकिन वो आपके लिए आर्काइवल स्ट्रेटेजी डिसाइड करके ऑब्जेक्ट्स को मूव करते रहता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो जिस बकेट में आपको पता नहीं है कि यार ऑब्जेक्ट कैसे रिट्रीव होंगे, कितना टाइम रखना चाहिए वगैरह, तो आप ये सेट कर दो और भूल जाओ, वो कुछ महीनों में खुद से आर्काइव करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो बहुत बार ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं लोग कि जिनको पता नहीं रहता है। एक्सप्रेस वन जोन, सो ये एक्सप्रेस वन जोन अभी रिसेंटली निकाली उन्होंने। हाँ, उसके पहले स्टैंडर्ड S3 में क्या होता है, अपन ने देखा था AWS रीजन में अवेलेबिलिटी जोन्स रहते, ओके, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स रहते। तो अगर सपोज S3 स्टैंडर्ड लेते हो तो वो क्या करता है, आपका डेटा बाय डिफॉल्ट
उसी रीजन में, एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में से 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में रेप्लिकेट कर देता है आपका डेटा। ओके, ताकि एक डेटा सेंटर डाउन गए तो भी आपका डेटा एक्सेसिबल कर पाओ। ओके, जब एक डेटा सेंटर डाउन जाता है सपोज फॉर एग्जांपल, तो अब आपकी कॉपी 2 में ही है, तो AWS वाले इंटेलिजेंटली आपकी और एक कॉपी दूसरे एक डेटा सेंटर में बना लेते, तो आपका हमेशा से 3 कॉपी मेंटेन रहता है। ठीक है, सो ये वो लोग बैकएंड पे अपने लिए करते हैं एंड देयर इज नो चार्ज। ओके, सो अगर आपने S3 की एक फाइल जैसे अपन ने अपलोड की, अभी जब अपलोड कर दी तो वो बाय डिफॉल्ट 3 डेटा सेंटर्स में कॉपी हुई है, मुझको एक ही का प्राइस भरना है, दे आर नॉट चार्जिंग मी फॉर 3 कॉपीज। ओके, सो ये ध्यान रखना है, वो बाय डिफॉल्ट वो 3 डेटा सेंटर्स में रेप्लिकेट करते रहता है। कुछ कुछ रीजंस में 3 डेटा सेंटर है भी नहीं, अगर सपोज बहुत बार होता है कि 2 ही अवेलेबिलिटी जोन है कुछ रीजन, तो वो दोनों में करेगा कॉपी। ओके, सो ये ध्यान रखना है, और वो फ्री ऑफ चार्ज है अपने लिए, अपन कुछ एडिशनल कॉस्ट रेप्लिकेशन के लिए नहीं दे रहे उसमें। इट्स जस्ट दैट स्टैंडर्ड क्लास जो है वो हमेशा से अपने को अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी देता है कि अपना डेटा हमेशा से अवेलेबल रहेगा और ड्यूरेबल रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा सेंटर गोइंग डाउन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड। अब एक्सप्रेस वन जोन क्या करता है, नेम में ही वन जोन लिखा है, दैट मींस आपका डेटा एक ही जोन में रहने वाला है, अवेलेबिलिटी जोन, तो इसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ओके, अब जब रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड से उन्होंने कॉस्ट भी कम कर दिया। ठीक है, तो एक्सप्रेस वन जोन अभी रिसेंटली निकाला उन्होंने। सो स्टैंडर्ड समान ही है, बस स्टैंडर्ड में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में होता है, यहाँ पे एक में होगा, तो वो लोग और चीप कर दिया उसने चार्ज। अब ये कब यूज करोगे, जब आपको पता है कि आपका डेटा अगर गया भी तो भी आप रिक्रिएट कर पाओगे, है ना। अगर ऐसा है कि बहुत बार क्या होता है, रॉ डेटा स्टोर करते हैं लोग स्टैंडर्ड में, एंड देन जो क्यूरेटेड और पूरा ट्रांसफॉर्म डेटा है वो बोलते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस तो 1 मिनट में चल जाता है मेरा, इन केस ऑफ डेटा सेंटर गोइंग डाउन आई कैन रिक्रिएट दिस डेटा वेरी क्विकली। तो उस केस में एक्सप्रेस वन जोन कर लेंगे कि भाई ठीक है हम रिक्रिएट कर पाएंगे डेटा, डजेंट मैटर इफ इट गोज डाउन। ओके, अब स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, सो IA मींस इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, सो बेसिकली आप स्टैंडर्ड में रख रहे हो, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो कि यार ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं है डेटा, तो इसको ना थोड़ा सा लैग रहा या लेटेंसी रही तो मुझको चल जाएगा। ठीक है, सो आप बोलोगे कि ठीक है भाई इसको स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल देते हैं, तो उसमें कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, जैसे अगर एक फाइल है जो आप कभी यूज नहीं करने वाले हो, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं शायद कोई कर लेगा यूज, तो उसको आप स्टैंडर्ड IA में डालोगे। ओके, एंड देन उसमें कॉस्ट चीप रहेगा, लेकिन रिट्रीवल कॉस्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर महीने का $1 लग रहा है स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे आपको महीने का 50 सेंट लगेगा सपोज, तो आपके 50 सेंट 10 महीने में तो बच गए, है ना। लेकिन फिर 1 महीने में आपने अगर इसको कॉल कर लिया, 2 महीने कॉल किया, तो उतना रिट्रीवल चार्जेस वो ऐड करते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपके कॉस्ट सेविंग हो रहा है, प्लस आपका डेटा हाईली अवेलेबल है ना। सो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा लेटेंसी रहता है, लेकिन इतना भी लेटेंसी नहीं रहता है कि आपका एप्लीकेशन इंपैक्ट हो जाए। सो इसके आगे और एक चीपर टियर उन्होंने निकाला, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अभी ये स्टैंडर्ड में भी, जब भी स्टैंडर्ड रहेगा तब 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी करेगा वो डेटा, राइट। अब उसमें भी उन्होंने वन जोन IA कर दिया, यानी एक ही जोन में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, डेटा सेंटर डाउन गया तो मैं रिक्रिएट भी कर लेगा और IA भी चलता है। तो ये उन्होंने ऐसे डिस्टिंग्विश किया है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल दे दिया। फिर सबसे पहले गोइंग फॉरवर्ड ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर यानी उनका कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, ये सारे हॉट स्टोरेजेस में आते हैं, क्योंकि इसमें मिली सेकेंड में आप डेटा रिट्रीव कर पाओगे अगर इन स्टोरेज क्लासेस में रहा डेटा। तो सबसे पहले ग्लेशियर आया। ग्लेशियर उनका कोल्ड स्टोरेज था कि आपने अगर एक बार डेटा ग्लेशियर स्टोरेज क्लास में डाल दिया तो आपको रिट्रीवल के लिए टाइम लगेगा, कॉस्ट बहुत ही चीप रहेगा, बहुत ही ज्यादा चीप, ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ स्टैंडर्ड। तो अगर $1 लग रहा है उस डेटा का स्टैंडर्ड में मंथली, यहां पे आपको 10 सेंट ही लगने वाला, लेकिन रिट्रीवल में आपको रुपए लगेंगे कुछ कि यार ये ऑब्जेक्ट मैं रिट्रीव कर रहा हूं, एंड टाइम लगेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, और उसमें भी उन्होंने दे दिए इंस्टेंट रिट्रीवल। अब ये 2 नए क्लासेस आ गए उसमें, सब क्लासेस।
एक इंस्टेंट रिट्रीवल ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा रहेगा, ग्लेशियर में डाल दोगे और इंस्टेंटली आपको अभी चाहिए तो वो भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबल रिट्रीवल आप बोलोगे कि ठीक है भाई 12 घंटे बाद आना, 12 घंटे में चाहिए या 24 घंटे में चाहिए, तो ये आ गया। अब 24 घंटे के ऊपर रिट्रीवल टाइम वाला चाहिए अगर आपको, तो वो भी दिया हुआ है उन्होंने, उसको डीप आर्काइव बोलते हैं। ओके, सो ये अलग अलग स्टोरेज क्लासेस बना चुके हो। तो ये स्टोरेज क्लासेस है S3 रिलेटेड इतने ग्लेशियर तक। S3 आउटपोस्ट क्या किया उन्होंने, अगर मुझे याद नहीं है सही से, लेकिन हाँ ओके हाँ वही है। ऑन प्रिमाइस अगर आपका एक कोई डेटा सेंटर है, सर्वर है, तो उस पे S3 रिलेटेड पूरा ऑपरेशन, आप S3 जो है जो अभी AWS के पास है, लेकिन उस S3 को अगर फंक्शनैलिटी या फ्रेमवर्क को आपको अपने डेटा सेंटर पे चलाना है तो वो आउटपोस्ट में चला सकते हो। तो पहले क्या होता था, डेटा हमेशा AWS के डेटा सेंटर्स में ही रहेगा, S3 में रहेगा तो, लेकिन बहुत बार सिक्योरिटी कंसर्न्स या कंप्लायंस के कारण लोग बोलते हैं कि नहीं ये डेटा सेंटर में ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड डेटा है अगर, और यूरोपियन पॉपुलेशन का है, तो उनके बहुत स्ट्रिक्ट लॉस है यूरोपियन के कि भाई हमारा डेटा इन ही सर्वर्स पे रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसके बाहर गया तो किस वे में जाना चाहिए। तो तब क्या हो जाता है, तब ये AWS का S3 काम नहीं आता है बहुत सारे कंपनीज को, तो वो बोलते हैं कि यार फिर तो हम S3 यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने उनके लिए, उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए एक इन हाउस S3 का फंक्शनैलिटी दे दिया कि तुम अगर आउटपोस्ट बनाते हो, आउटपोस्ट है ना तुम्हारा सर्वर रहेगा, हम S3 सिमुलेट कर देंगे तुम्हारे सर्वर पे और वहीं पे डेटा स्टोर होगा, हम हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स और डेटा सेंटर्स में स्टोर नहीं करेंगे। तो ये एक फंक्शनैलिटी उन्होंने डाला है जो अपने लिए कुछ काम की है नहीं यूजुअली अपने यूज केस में। ओके, एंड देन यहाँ पे परफॉर्मेंस चार्ट है। तो ये आपके इंटरव्यू में और सर्टिफिकेशन की एग्जाम में ये गारंटीड आएगा, ठीक है, गारंटीड पूछा जाएगा कि कौन सा क्लास यूज करना चाहिए कब। तो इसका अपने सोच के समझ के पूरा एंड टू एंड पढ़ के आंसर देना। आपको बोलेंगे फॉर एग्जांपल मेरी मेरी एक एप्लीकेशन है जो एक डेटा राइट कर रही है S3 पे, उस एप्लीकेशन का जो फाइल है वो दिन में एक बार यूज हो रहा है। तो उस केस में आप ऑब्वियसली ग्लेशियर तो नहीं सोचोगे, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर इज कोल्ड स्टोरेज, अब हर रोज यूज हो रहा है, हर रोज यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आप उसमें और ग्रैन्युलर क्वेश्चन को पढ़ोगे कि अच्छा ये हर रोज यूज हो रहा है लेकिन रिक्रिएटेबल है क्या डेटा, अगर यस तो आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे जाओ। ओके, नाउ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस आपने ऐसे नैरो डाउन किया, उसके बाद दो टाइप के, वन जोन और स्टैंडर्ड। फिर और यूज केस में आएगा कि नहीं ये तो यूजर्स या एप्लीकेशन डजंट मैटर कि अवेलेबिलिटी जोन में है कि नहीं, तो आप वन जोन को सिलेक्ट करोगे वैसा। तो ये बिल्ड होता है, एक यूज केस ड्रिवन क्वेश्चन आता है, उसके बेसिस पे आप ये देखोगे कि कौन सा स्टोरेज क्लास इज अप्रोप्रिएट फॉर योर यूज केस। ओके, स्टोरेज क्लासेस आर डिफाइंड ऑन ऑब्जेक्ट लेवल, ओके, इट इज नॉट ऑन बकेट लेवल कभी भी। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये हर एक ऑब्जेक्ट का स्टोरेज क्लास है। अभी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ गया स्टोरेज क्लास एडिट, अब ये मुझे बोलेगा इंटेलिजेंट टियरिंग स्टैंडर्ड आया है, ठीक है, सेव क्लोज, स्टैंडर्ड आया में हो गया। अभी मैं जब इसको रीड करूंगा ना तो मुझे कॉस्ट लगेगा, तो वो मेन है। यानी अगर मैं इसको ग्लेशियर में मूव कर देता हूँ, सपोज अभी कर देते हैं ग्लेशियर में मूव, या डीप ग्लेशियर में कर देते, देखो पर GB फीस अप्लाई, रिट्रीवल फीस है ना। अभी ये तो छोटी फाइल है इसलिए दैट्स फाइन। अभी ये ग्लेशियर में मूव हो गया, अभी अगर मैं जैसे S3 सिलेक्ट करने जाऊंगा ये मुझको ऑप्शन ही नहीं देगा, देखो, क्योंकि अभी ये कोल्ड स्टोरेज में चले गया है। अभी मैं इसको इंस्टेंटली रीड नहीं कर सकता, अभी मुझको इसको रिट्रीव ही करना पड़ेगा। देखो इनिशिएट रिस्टोर, अभी जब इनिशिएट रिस्टोर करता हूं तो बल्क रिट्रीवल और स्टैंडर्ड रिट्रीवल, देखो बल्क रिट्रीवल टिपिकली विद इन 48 आवर्स, यानी मैं 48 आवर्स रुकूंगा तब जाके ये होगा, इसका कॉस्ट सस्ता पड़ेगा मुझे। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको बोलूंगा कि 7 दिन के लिए रिट्रीव करके रखना। तो देखो रिस्टोर्ड कॉपी विल बी अवेलेबल अंटिल 8th of Jan, बल्क रिट्रीवल।
मैं स्टैंडर्ड रिट्रीवल भी कर सकता हूँ, यानी 12 घंटे में ये फाइल आ जाएगी, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। ओके, एंड देन ये इनिशिएट रिस्टोर। तो जब मैं ये इनिशिएट कर दूंगा, अभी ये फाइल मुझको 48 आवर्स के बाद दिखेगी स्टैंडर्ड में। देखो ये पूरा प्रोग्रेस भी बताएगा। सो इसको टाइम लगेगा। तो अभी आपने अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी फाइल डीप में रहनी चाहिए, कौन सी फाइल नॉन डीप में रहनी चाहिए, इनफ्रीक्वेंट में रहनी चाहिए, एक्सेट्रा। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सार्थक, हाँ। एक क्वेश्चन यहाँ हाँ। जो अभी रिट्रीव कर रहा है वो, हाँ, that retrieval cost is against what? पर जीबी। Means it is no, it's against per GB. See, but हमने जब पहला अपना वो देखा था फ्री ट्रायर में, EC2 का ये है अपना 5 GB फ्री है नहीं, S3 का। उसमें नहीं है। हाँ, उसी में आएगा वो। हाँ। वो उसी में तो आएगा। S3 में 5 GB स्टोरेज फ्री है, स्टोरेज स्टोरेज फ्री फ्री है। है। रिट्रीवल वाला क्या है वो देखा था क्या ये वहां देख, पे? ये देख, AWS डीप ग्लेशियर, ठीक है। हम्म। अभी रिट्रीवल कॉस्ट अगर देखा जाए यहाँ पे 0.015, ठीक है। ये रहेगा यानी 1000 रिक्वेस्ट का 0.05 लेंगे, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट हुआ है अभी 1000 में। ओके, 0.0005 हो गया जो मतलब। भी। ओके, एंड देन उसका ऑब्जेक्ट रिट्रीवल पर जीबी है, पर जीबी। तो ओके, ये अच्छा। मैं AWS कैलकुलेटर, रुक जा रुक जा, कैलकुलेटर। जब AWS कैलकुलेटर डालते हो तो AWS वालों ने एक बहुत अच्छा प्राइसिंग कैलकुलेटर बनाया। ओके, बहुत ही अच्छा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी भी आपको यूज करना है ये कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एस्टिमेट, अभी रीजन बोलोगे नॉर्थ वर्जीनिया, सर्विस S3, S3 कॉन्फ़िगर। अभी आपको बोलेगा स्टैंडर्ड नहीं अपना, ठीक है, अपना है डीप ग्लेशियर, डीप आर्काइव। ओके, अभी बोलोगे स्टोरेज। अब ये जीबी पर मंथ है ना, अपन 1 GB बोल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज डजंट मैटर, अब अपने लिए अभी डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन भी है। हाँ, फिर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लेशियर, ठीक है। अभी लाइफ साइकिल ट्रांजिशन नहीं कर रहे अपन, डायरेक्टली ग्लेशियर में ही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट 1000 रिक्वेस्ट अगर मैंने की फॉर एग्जाम्पल, ओके। रिस्टोर रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड में कर रहे हैं कि बल्क में कर रहे हैं? अपन बल्क में करेंगे, बल्क में कर। हम 1000 ऑब्जेक्ट्स को बल्क में रिस्टोर करेंगे। ओके, अब वैल्यू जो है 1 GB, पूरा 1 GB अगर रिस्टोर कर रहे हैं पर मंथ। ओके, नहीं ये स्टैंडर्ड में, सॉरी, ये 0, ये 1 बल्क में, ठीक है। अरे कहाँ गया? फिर से कर लेते हैं। ग्लेशियर 1 1000 रिस्टोर रिक्वेस्ट बल्क 1000 वैल्यू 1 डेटा ट्रांसफर इंटरनेट फ्री, ऑल अदर रीजन्स फ्री, यानी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, फ्री है। 1 GB का डेटा ट्रांसफर भी करते सपोज, तो भी शो दिखा है नीचे। हाँ नीचे दिखा रहा था वो 0.96 व्यू समरी, ठीक है। 0.96 जाएगा, तो इतना कुछ कॉस्ट नहीं है वो, टोटल 12 मंथ्स का। ओके, वो भी 1 GB का बोला मैंने। अपन 1 KB कर रहे हैं। हाँ, यानी ये अपना तो बहुत ही कम रहेगा, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये भी सस्ता पड़ता है कभी कभी। तो पॉइंट ये है, यूज केस बेसिस पे डिफाइन करना है आपको, सारे चीजें ध्यान में रखते हुए कि क्या सही रहेगा। तो ये AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर बहुत सही चीज है, ये पता रहना चाहिए। आप कोई भी सर्विस का कितना भी फीस आप पता कर सकते हो इस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लैम्डा डालो, लैम्डा फंक्शन का भी आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन आपने ये पढ़ना है। कंपेयर का ऑप्शन है क्या इसमें? कंपेयर का है ना, क्यों नहीं है? देख, अगर यहाँ जाते हैं अपना, माई एस्टिमेट कुछ नहीं बना है S3, ठीक है। S3 में अगर स्टैंडर्ड भी रखा मैंने और डीप भी रखा, ठीक है। और ओके। स्टैंडर्ड में मैं 1 GB कर रहा हूँ, और ये पूरा स्टैंडर्ड का है। 1000 रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, और डेटा रिटर्न पूरा 1 GB कर रहा हूँ महीने का, और डेटा स्कैन 1 GB, ठीक है।
अभी हम्म, अगर मैं डीप आर्काइव में 1000 रिक्वेस्ट, एंड देन बल्क में 1000 रिक्वेस्ट, डेटा रिट्रीवल में 1 GB पूरा, ठीक है। डेटा ट्रांसफर में इंटरनेट फ्री कर देता हूँ 1 टेराबाइट। अभी ये बताता है, तो आउटगोइंग बंद कर देता है अपन, ठीक है। सेव एंड व्यू समरी, ठीक है। तो इतना ही जाने वाला है, तो लेकिन मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, ये लिखा है, शो डिटेल्स। ये तूने दोनों किया है स्टोर? नहीं नहीं, शो कैलकुलेशन, ये शो कैलकुलेशन में दिखेगा दोनों का कंपैरिजन। इसका 0.03 आ रहा है, स्टैंडर्ड 03, राइट। 0.08 आ रहा है, क्योंकि रिट्रीवल चार्जेस बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो अभी इसमें तुमको फायदा नहीं होने वाला स्टोरेज में डाल के छोटा डेटा। लेकिन अब तुम अगर यहाँ पे डीप आर्काइव में टेराबाइट कर देते हो, देन वो तो ज्यादा हो जाएगा। सही हो जाता है। अब देखो 1.10 ही आ रहा है यहाँ पे, और यही मैं अगर स्टैंडर्ड में डाल देता हूँ टेराबाइट, तो देखो $23 एंड $1, इट्स अ मेजर डिफरेंस, बहुत राइट। ज्यादा। तो ट्रेड ऑफ्स है उसमें, तो वो ध्यान देना है, ओके। इंपॉर्टेंट है। मेरा मैं समझ गया, थैंक यू। बट मेरा क्या, अभी तूने अभी अपन ने ये किया कोड और अपन ने डिलीट कर दिया फाइल, तो देन इट विल नॉट चार्ज एनीथिंग, व्हाट इट विल नहीं चार्ज मी? नहीं नहीं नहीं, प्रो रेटेड चार्ज करेगा वो। अगर ओके। सपोज मैंने आज 1 टेराबाइट डाल दिया आज, हम्म। और कल मैंने डिलीट कर दिया, तो एक दिन का वो $23 के हिसाब से डिवाइड करके कर लेगा मेरे से। ओके। ओके, मतलब पैसे तो लेगा, मतलब ऐसा है? ऐसे तो लेगा, फ्री में कुछ नहीं है, ओके। ऐसे तो लेगा ओके, ही। गॉट। तुम एक दिन में भी डिलीट कर दो तो भी वो लेगा ही रुपए, प्रो रेट करके। ओके, हाँ बट इफ इट कम्स अंडर आवर फ्री टायर देन इट विल बिकम फ्री? हाँ, यानी 5 GB के अंदर फ्री है, तो तुम कुछ भी ओके, करो 5 GB के अंदर, डजेंट मैटर। थैंक ओके, ठीक है। तो ये पढ़ो, ये ड्यूरेबिलिटी इज 11 नाइन्स, बहुत बार पूछते हैं। आजकल पूछते कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ वो बोलते हैं S3 की ड्यूरेबिलिटी क्या है, तो 11 नाइन्स, 99.11 नाइन्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके लिए, या लूज नहीं होगा। डेटा सेंटर्स कितने भी डाउन चले गए, आपका डेटा सेफ है, ऐसा। ओके, सो ये मेन है। अभी इसके बाद अपन क्या करेंगे, इधर। ओके, अभी सपोज ये मैंने डीप ग्लेशियर में आपके सामने डाली, राइट, कि मूव कर दिया स्टोरेज क्लास में, लेकिन वो मैन्युअली करने से अच्छा मैनेज भी कर सकते हो, लाइफ साइकिल पॉलिसीज। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्कोप क्या है, एंटायर बकेट, अप्लाई टू ऑल बकेट्स ऑब्जेक्ट्स, है ना। एंड देन बोलोगे मूव करंट वर्जन्स, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो नॉन करंट वर्जन्स को दूसरे क्लास में मूव कर, है ना। यानी अपन ने देखा एक फाइल का ओल्ड वर्जन था, अपन ने 2 बार राइट की readme.md, और उसका एक ओल्ड वर्जन। सो सिर्फ ओल्ड वर्जन को मुझको ग्लेशियर में मूव करना है तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो चूज स्टोरेज क्लास ट्रांजिशंस, अभी मैं यहाँ पे ग्लेशियर डीप आर्काइव कर दूंगा कितने दिनों बाद। तो उनका एक ये मिनिमल है कि एक दिन, यानी 0 days तो नहीं डाल सकते हो, है ना। अब ये बोल रहा है यहाँ पे एक समरी आ जाएगी, नॉन करंट वर्जन्स, ऑब्जेक्ट्स बिकम नॉन करंट, जिस दिन ऑब्जेक्ट नॉन करंट बना उसके अगले दिन ऑल अदर नॉन करंट वर्जन मूव टू डीप ग्लेशियर। ओके, सो ये भी कर सकते हो। प्लस आप ऐसा भी बोल सकते हो एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट्स, एक्सपायर करंट वर्जन, यानी सारे करंट वर्जन को नॉन करंट कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो उनको भी भेज सकते हो। परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन, ये भी कर सकते हो कि आपको पता है कि पुराने वर्जन में कभी रीड ही नहीं करने वाला हूं, तो रख के क्या फायदा है ना। तो वर्जन बिकम नॉन करंट एक दिन बाद। ओके, और आप बोल सकते हो कि लास्ट 100 वर्जन को ही करो या वैसा। ओके, सो आप सभी कर रहे हो इस केस में, तो सारे जितने भी नॉन करंट वर्जन होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। तो उससे आपका कॉस्ट बच जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, बकेट लेवल पे आपने वर्जनिंग एनेबल कर रखी है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे वर्जन्स है, लेकिन आपको कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉलिसीज डाल सकते हो कि भाई ये डिलीट कर दो, इनके वर्जन्स नहीं चाहिए मुझको। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है।
दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल पॉलिसीज। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने एक बार रूल सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिकली हर रोज रन होके आपके ऑब्जेक्ट्स को मूव करते जाएगा या डिलीट करते जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ये बकेट वर्जन्स एनेबल्ड है, तो यहाँ शो वर्जन्स पे क्लिक करता हूं तो ये वर्जन्स। ओके, ये देखो मैंने पहले स्टैंडर्ड में डाला था, फिर इस फाइल को मैंने स्टैंडर्ड IA में डाला था, फिर इस फाइल को मैंने ग्लेशियर में डाला था, तो 3 वर्जन्स है उसके। अभी अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, ये वर्जन को, ओके, ये डिलीट हो गया सक्सेसफुल, यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ शो वर्जन करोगे तो ये वो तो है ही वर्जन, क्योंकि ये वर्जन ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सिर्फ डिलीट मार्कर लगाता है। दिस इज जस्ट अ पॉइंटर कि ये डिलीटेड है, लेकिन फाइल एक्चुअल में है आपकी। ओके, सो ये ध्यान रखना है, आपकी फाइल कभी उड़ती नहीं है। आपने डिलीट किया तो सिर्फ डिलीट मार्कर प्लेस हुआ है, ताकि आपको दिखे नहीं वो फाइल, लेकिन एक्चुअल में फाइल है वहां पे। ठीक है, अभी अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं डिलीट मार्कर को परमानेंटली डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो ये वर्जन है ना डिलीट मार्कर का। ओके, तो वो जो लास्ट वर्जन था उसको करंट बना देगा। देखो आ गई फाइल। ठीक है, ये ग्लेशियर वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वर्जनिंग। वर्जनिंग एक्चुअल में नहीं उड़ाता है फाइल को, आपको एक्सप्लिसिटली उस वर्जन को उड़ाना पड़ता है। अभी जैसे मैं इसको क्लिक करूं और डिलीट करूं, तो ये 2 वर्जन को परमानेंटली डिलीट कर देगा। अभी देखो शो वर्जन में मुझे एक ही वर्जन दिखा रहा है, डीप ग्लेशियर वाला। अभी मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये भी डिलीट हो गया, क्योंकि मैं शो वर्जन्स में हूं, तो सारे वर्जन्स के हिसाब से मैं डिलीट मार्कर नहीं बना रहा हूं। अब यहां करूंगा तो ये अभी वो फाइल उड़ गई। ओके, वो रिट्रीव होने वाली थी लेकिन उड़ गई। ठीक है, डजेंट मैटर, नहीं करना है रिट्रीव, उसका कॉस्ट लगेगा लेकिन। ठीक है, वो जो रिट्रीवल का कॉस्ट जो था ना, वो लग चुका पहले। मैंने डिलीट कर दिया वो बात अलग है, लेकिन वो रिट्रीवल का कॉस्ट जो भी मिनिमल रहेगा वो लगेगा। ठीक है, तो वो बट ध्यान तो रखने की उसको बात। ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो वो रिट्रीव क्या करेगा? लेकिन उसका ऑपरेशन तो गया ना, यानी हाँ, एफर्ट गया ना, तो नहीं नहीं, एफर्ट। वो मुझे ना ना आई एम आस्किंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ, आई एम आस्किंग फ्रॉम अ नहीं कोडिंग नहीं करेगा वो, स्टैंड नहीं नहीं नहीं, रिट्रीव नहीं कर पाएगा, खत्म हो गया तो वो। मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस एरर देगा, 404 देगा हाँ इन हाँ, शॉर्ट। वो अपने ओके को भी नहीं आएगा, वो तो जो उनका ओके प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा, डजेंट मैटर, ओके। दैट इज इनविजिबल टू अस, वो बैकएंड पे जो भी होगा। नहीं, मैं एक्चुअल कोडिंग पॉइंट पर कर रहा कि मैंने एक फाइल डीप ग्लेशियर में डाली है, हम्म, आई एम ट्राइंग टू रिट्रीव, हम्म। बस बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने उसको डिलीट कर दी। कोड ये सब कोडिंग से भी कर सकता हूँ ना मैं हाँ ऐसे? हाँ हाँ, कोडिंग में तुमको सिर्फ तो वर्जन देना पड़ेगा। ओके अगर तुमने कोडिंग में सपोज कोडिंग के वक्त तुमने वर्जन नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, वो ये ऐसा कंसिडर करेगा, ये शो वर्जन एनेबल नहीं है, डिलीट डिलीट मार्कर बना देगा, दैट्स इट। बकेट में कुछ नहीं दिखेगा UMI जब तक तुम ये क्लिक नहीं करते। इसको क्लिक करोगे ये बना देगा। तो कोडिंग में अगर तुमने वर्जन नहीं दिया है तो वो सिर्फ डिलीट मार्कर प्लेस करेगा। ओके, जब जो वर्जन करके डिलीट करूंगा तो तो वो एक्चुअली डिलीट कर, डिलीट करेगा। हाँ, तो वो वर्जन को उड़ा देगा। यस, Got it. और देखो डिफरेंस है अब यहाँ पे। मैं जब जब मैं शो वर्जन में नहीं था, राइट, तो मुझको सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, परमानेंटली डिलीट का नहीं आ रहा था। एंड जब मैं इस पे क्लिक किया तो परमानेंटली डिलीट का आ रहा है, वो डिफरेंस है। समझ रहे हो ना? देखो अभी जैसे मैं अगर ये डिलीट मार्कर को डिलीट कर देता हूं, अभी मेरी पुराना ऑब्जेक्ट रिस्टोर हो गया, ये सबसे ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ माय ऑब्जेक्ट था। अभी जब मैं ये बंद कर देता हूँ, शो वर्जन्स को डिसेबल कर दिया मैंने, तो जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझको सिर्फ डिलीट का ऑप्शन आता है, परमानेंटली डिलीट का नहीं आता है। तो डिलीट याना है वो एक्चुअल में है ऑब्जेक्ट, जस्ट बट दिख इसका नहीं तो रहा एक ही वर्जन था, इसका तो एक है। ही हाँ, वर्जन था, परमानेंट डिलीट क्यों नहीं करने दे रहा मेरे को? क्योंकि वर्जन है ना ऑब्जेक्ट। जब भी ओके बकेट वर्जन है तो वो जब डिलीट करते हो तो वो सिर्फ डिलीट मार्कर प्लेस कर रहा है। जब तुमको वो परमानेंट डिलीट का ऑप्शन दे तभी एक्चुअल में डिलीट हो रहा है, यानी मैं ऐसा डिफरेंस बता रहा हूँ। UI से जब भी डिलीट कर रहे हो और डिलीट दिखता है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिलीटिंग परमानेंटली। तो वो एक चेक है आपका कि आपको पता चले कि अरे ये परमानेंटली डिलीट नहीं दे रहा है, यानी ये वर्जन है बकेट, है ना? तो अब जब डिलीट हो गया
तो इसका सिर्फ डिलीट मार्कर रह गया यहाँ पे। तो यहाँ शो वर्जन किया, डिलीट मार्कर नहीं दिखेगा तुमको, लेकिन फिर मैनेजमेंट में जाओगे तो अब वहां पे तो एक डिलीट मार्कर रह गया है, तुमको पता है कि डिलीट मार्कर रह गया है ना। ये भले ही 0 बाइट्स का है, लेकिन ये गलत है ना रखना, ये इसका कोई पॉइंटर है ही नहीं। तो मैनेजमेंट में जब जाते हो, क्रिएट न्यू रूल में जाते हो, तो इसलिए यहाँ पे देखो डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर्स, तो ये ऑप्शन भी चेक करोगे तुम। समझ रहे हो ना यानी, क्योंकि डिलीट मार्कर का मीनिंग ही नहीं रहा वहां पे, ऑब्जेक्ट ही नहीं है नीचे जो डिलीट मार्कर पॉइंट कर रहा था। बट मैं डिलीट मार्कर को जाके भी परमानेंट डिलीट कर सकता हूँ अभी सेलेक्ट करके, वो ये भी नहीं कर कर सकता है, लेकिन ऐसा सोचो हजारों ऑब्जेक्ट्स है। हाँ समझ हाँ, गया। तो बेटर है, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या बोलती है, तुम इस पे डिलीट मार्कर का ये रूल लगा रखो ना बकेट लेवल पे, डजेंट मैटर, वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रहा तो वो उड़ा देगा, खत्म, तुमको नहीं करना है मैन्युअली डिलीट, है ना। तो ये सब चीजें लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट था। आज फोकस S3 पे ही था और यूआई पे था। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई है वो कमांड लाइन से भी हो सकती है सारी, इवन क्रिएशन ऑफ बकेट्स, ओके, एंड डिलीशन, ऑब्जेक्ट अपलोड वगैरह सब। और कमांड लाइन पे दो ऑप्शन से होती है, CLI और Boto3। CLI इज प्लेन बैश CLI और Boto3 इज पाइथन वर्जन ऑफ दैट CLI। ओके, तो वो हम अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो यूआई से अगर कर पाते हो ना, बस एक ही चीज ध्यान रखनी है सिंपल टर्म्स में, जो भी कुछ यूआई से होगा वो प्रोग्रामेटिकली हो सकता है बस, लेकिन यूआई से करना और समझना इंपॉर्टेंट है पहले, ताकि तुम प्रोग्रामेटिकली वो चीज अचीव कर पाओ। ओके, इसमें कोई क्वेश्चंस? तो एज अ डेवलपर यूआई समझना तो ठीक है, लेकिन मोस्टली हमें कॉन्सेंट्रेट प्रोग्रामिंग पे ही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही है जो भी प्रोग्राम ही लिखने हैं, हाँ, मतलब क्योंकि मैन्युअली थोड़ी ना हमें वन बाय वन करेंगे करेक्ट करेक्ट, सब। सही बात है। लेकिन जब देखो आप पहले डेव में पहले मैन्युअली करता है आदमी, है ना, हाँ हाँ। फिर एक फ्लो चार्ट ऐसे दिमाग में बन जाता है कि अच्छा ये स्टेप्स किए मैंने, है ना। हम्म फिर मुझको पता है कि मैं इसमें लाइफ साइकिल पॉलिसी डालूंगा, मैं एनेबल वर्जनिंग करूंगा, है ना, ये सब डालूंगा। तो ये मेरे दिमाग में छप गया। अभी अभी क्या हम्म। कर सकता हूँ मैं, अभी AWS CLI से यूज करूँ या बोटो से करूँ? अभी जो चीजें अपन ने की ना वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर जाएगी, ये देखो तो क्रिएट। मैं मोस्टली क्या यूज होता है, ऑटो 3 होता है या CLI, मतलब दोनों अगर ही तुम्हारा है, अगर अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर बकेट लेवल क्रिएशन डिलीशन यानी DDL ऑपरेशन है सपोज, है ना, ये DDLs है, राइट। तो DDLs के लिए क्लाउड फॉर्मेशन यूज होता है, टेम्पलेट्स। ओके, क्लाउड फॉर्मेशन एक यानी सर्विस है AWS की, जिसमें आप टेम्पलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड बनाते हो। हम्म तो वो हमेशा डिप्लॉय होते हैं अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली, तो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, दोज आर वेरिएबल ड्रिवन, वो अपन बनाएंगे। लेकिन अगर आपको कमांड लाइन से भी बनाना है तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, एंड सिमिलर ऑप्शन बोटो वाला भी रहेगा। तो बोटो 3 यानी पाइथन, ओके, इंपोर्ट बोटो 3 कर दोगे, ये क्लाइंट यानी S3 क्लाइंट डिफाइन कर दिया। तो आप क्रिएट बकेट पे जाओ, कहाँ गया, ऊपर रीच होगा, क्रिएट बकेट, बस ये सब पैरामीटर्स दो। ये जितने भी पैरामीटर्स है वो आपको CLI में भी दिख रहे हैं, यही है सारे। ओके, तो यहाँ पे ओके तो ओके। बोटो 3 से भी कर सकते हो, CLI से भी कर सकते हो, ऊपर से AWS S3 क्लाउड फॉर्मेशन, ये इससे भी कर सकते हो, वही सब चीजें। और जेसन और YAML जब मैं बता रहा था वो इसलिए बता रहा था क्योंकि YAML हम बहुत बनाएंगे क्लाउड फॉर्मेशन में। ये सेम ही है, जेसन में लिखो या YAML में लिखो, बात एक ही है। और फिर हर एक चीज बकेट नेम आप स्ट्रिंग रहेगा। फिर अपन ने देखा क्या, टैग्स, टैग्स भी दे सकते हो। लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगर, ये रहा लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन, लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दे सकते हो, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, ये देखो ग्लेशियर रूल, एक्सपायरेशन 365 डेज, यानी 365 डेज के बाद एक्सपायर कर देना है ऑब्जेक्ट, लेकिन ट्रांजिशन करना है एक ही दिन में। तो आप एक ऑब्जेक्ट डालोगे, अगले दिन वो ग्लेशियर में चले जाएगा। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो,
यानी बहुत तरीके हैं। बोटो है, AWS CLI है, ये है, अनगिनत है। लेकिन ये जो क्लाउड फॉर्मेशन वाला बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, जो डेटा नहीं, डेटा इज डिफरेंट। डेटा आप जॉब से करते हो, और डेटा के लिए आप बोटो 3 AWS CLI यूज करते हो, लेकिन क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए क्लाउड फॉर्मेशन यूज होता है। ओके, ये करेंगे अपन। तो कंटेक्स्ट सेट करने के लिए कि क्या S3 बकेट है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें है, अभी अपन ये चीजें तीनों AWS CLI से भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, बोटो से भी देखेंगे, और क्लाउड फॉर्मेशन से भी देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा एक वो बनेगा कि अच्छा ये ऐसा चलता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन मोस्टली तो इसलिए है क्या, जैसे अभी हमने बकेट क्रिएट किया है, उसमें हाँ। पॉलिसी डिफाइन की, तो उसका एक प्री डिफाइन हम टेम्पलेट करेंगे। तुमने टेम्पलेट बनाया, फिर मैं वही टेम्पलेट यूज करके मेरे नया बकेट का नाम दूंगा या बाकी चेंज एग्जैक्टली, करूंगा, काइंड ऑफ एग्जैक्टली, टेम्पलेट। और फिर उसको इन्वोक करके CLI से या बोटो 3 से सब हम। इजीली पकड़े हो। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? अच्छा वाला एग्जांपल देता इन द हूँ। मीन टाइम वो देख रहा है रवि, जस्ट मैं उसमें चैट करता हूँ, जैसे कि आपकी जो इंफ्रा टीम है, क्योंकि ये आप देखो, हाँ, डेवलपर हो, इंफ्रा टीम यामल का टेम्पलेट सेट कर देगी ये और देखो, उसमें बोलेगी आप आपकी वैल्यूज डालो, ओके। अभी अब ये जो वैल्यू डालना है डालो। टेम्पलेट है, बैच जॉब डेफिनेशन ग्लू का, देखते हो। तो ये पैरामीटर जा रहा है, ये दिस इज इनपुट। मैं हाँ हाँ हाँ। एनवायरमेंट दूंगा डेव, तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल जहां जहां है ना, वहां वहां डेव से रिप्लेस करेगा। ये देखो, ये यहाँ पे, ये मेरा बकेट नेम है, देखो। हम्म। ओके, तो ऐसे आप टेम्पलेट लिखते हो, ये क्रॉलर बना रहा है ग्लू का, जो अपन देखेंगे। तो ये डेटाबेस नेम, और ये बना देगा, ये मेरे लिए हर एक एनवायरमेंट में बनाएगा जहां पे भी मैं रन करूंगा। ओके, तो ये टेम्पलेट बनाएंगे अपन, एंड देन इस टेम्पलेट को रन करेंगे, तो वो बकेट्स बनाते जाएगा। 3 अकाउंट रहेंगे, तीनों में बनाएगा जहां जहां रन करूंगा। तो ये हम्म स्टैंडर्ड हो जाएगा। फिर इसमें जो भी वेरिएबल्स है वो अपन पैरामीटर्स के थ्रू पास करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, ये यहाँ पे है, देखो। AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय ऐसा दोगे, टेम्पलेट का नाम दोगे, या ग्लू टेम्पलेट का नाम दोगे, और फिर पैरामीटर्स दोगे, वेरिएबल। तो ये जब अपन करेंगे ना, तो सब सही बैठेगा कि बैश क्यों आना चाहिए लोगों को, फिर बोटो 3 क्यों आना चाहिए, एंड YAML जेसन का डिफरेंस क्यों पता रहना चाहिए, वैसा। नहीं, तो सही बोल रहे हो, बिना टेम्पलेट के तो हम प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे ना, नहीं नहीं तो करते, नहीं करते। प्रॉड, क्योंकि एग्जैक्टली, अदरवाइज वो मैन्युअली कैसे करेंगे। एग्जैक्टली। सो क्या होता है, डेव में अपने को एक्सेस रहता है, तो अपन ये टेम्पलेट डेव में बनाते, टेस्ट करते अच्छे से रन करके। जब ये डेव में चलने लगता है, तो हम इसको गिटलैब या बिटबकेट या कहीं पे चेक इन करते हैं। फिर डेव से स्टेजिंग या प्रॉड ब्रांच में डालते हैं। तो जब ब्रांच में डालते हो, तो एक CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटिकली इसको डिप्लॉय करता है यूजिंग दीज वेरिएबल्स। तो आपको तो एक्सेस ही नहीं है, लेकिन आप टेम्पलेट डाल सकते हो, और टेम्पलेट रन करने का एक्सेस आपके CI/CD पाइपलाइन को है, गिटहब पे। ओके, सो वो मेन है। तो ये देखेंगे अपन ये बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है। एक बार ये जम गया ना, फिर आप सेट हो, फिर आप बोलोगे कि यार ये तो कितना चिल्लर काम था। तक बोटो 3 पिप के थ्रू है कि कोई किसी दूसरे के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा बोटो पिप, सब पिप। 3? पिप में डायरेक्ट पाइथन पाइथन में कुछ भी पिप। ओके, सो ये नेक्स्ट सेशन में अपन तीनों वे से बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे। पहले बकेट बना के देखेंगे, फिर पब्लिक एक्सेस डालेंगे, रिमूव करेंगे, एक्सेट्रा। सो 3 अलग अलग बकेट बनाएंगे, 3 अलग अलग वे से, बोटो से, AWS CLI से, और क्लाउड फॉर्मेशन से। तीनों सेम ही बनेगी बकेट्स। ओके, सो वो रियल टाइम में करके देखेंगे अपन, यानी ट्रायल एंड एरर कर करके। तो जम जाएगा, सबको भी पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। हम भी करते हैं ना साथ में, थोड़ा आइडिया जाएगा। नहीं, आप करने जाओगे ना तो आपका मिस हो जाएगा। तो आप, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा, आप वीडियो के वक्त यहीं पे फोकस रहना, उसके हाँ बाद हाँ वक्त में आप लोग बना। हाँ हाँ हाँ, यस, सही बोल रहे हो। वही वो रिकॉर्डिंग देख के, वीडियो जैसे अपन ने हाँ, अभी यूजर बनाया रवि आपने, मतलब रिकॉर्डिंग देख के यूजर हाँ वैसे हाँ, करना। नहीं वैसे सही 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 बोला, वो correct, वही बेटर वे है, क्योंकि हाँ। और फिर वीडियो। उसके बाद अपन जिसको भी डाउट रहेंगे, वो उनका मैन्युअली एक एक का जो भी डाउट है कि नहीं बन रहा है या बन रहा है, वो अपन क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ठीक है, चलो एटलीस्ट हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया। सही है, चलो अच्छा है। रिकॉर्डिंग स्टॉप। हाँ, 1 मिनट, हाँ।